एक मैसेज आएगा, जस्ट कंफर्म मी। आई थिंक मैसेज आया होगा। यस, हेलो, रिकॉर्डिंग मैसेज ऑन। हेलो सर। Yes, sir. ओके सर, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। तो चलो सर, हम लोग कंपनी लॉ का बेसिक्स जो बात कर रहे हैं सर, उसी में डिस्कशंस बढ़ाते हैं, कंटिन्यूशंस करते हैं जो लास्ट क्लास में हुआ था, उसके बाद हम लोग उसको कंटिन्यूशंस पे आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपनी लॉ और उसका बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, even in foundation level, intermediate level, even up to final level, even in real life also, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, किसी भी टॉपिक का बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो जिसका बेसिक जितना स्ट्रांग आप समझ लोगे, बिल्डिंग उतना स्ट्रांग। अगर पिलर खराब होके घर सुंदर करोगे, ठीक है, पिलर बहुत ही खराब है घर का और घर सुंदर है, तो घर का क्या होगा, टूट जाएगा। इसीलिए घर सुंदर हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रूम, आपका बिल्डिंग बहुत ब्यूटीफुल हो, नो इश्यू विद दैट, बट पिलर ब्यूटीफुल, मतलब पिलर स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक इज लाइक दैट सर, बेसिक्स फ्रॉम एनी सब्जेक्ट इज लाइक अ पिलर, ठीक है। तो चलो सर, ये फाउंडेशन लेवल में एक्चुअली बेसिक को ही स्ट्रांग किया जाता है, ओके। तो अगर हम लोग थोड़ा स्क्रीन में नज़र दें तो हमें क्या दिख रहा है साहब? सर हमें ये दिख रहा है कि हम लोग कॉर्पोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट के बेसिक लेवल में हम लोग हाजिर हो चुके हैं सर। और थोड़ा सा और नज़र करें तो लास्ट वीक हम लोगों ने जो जो डिस्कशंस ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, जो जो पॉइंट पे डिस्कशंस हम लोग डिटेल्स में बातचीत किया है, और आज क्या मतलब न्यू टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सर, ठीक है। श्रद्धा, गुड इवनिंग श्रद्धा। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर, ओके। सर अगर आप देखें यहाँ पर फीचर्स है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर फीचर्स हैं, कॉर्पोरेट वेल थ्योरी है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, शेयर कैपिटल है, शेयर्स है, एमओए एओए है। तो बेसिकली कंपनी लॉ में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। तो हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में कंपनी का फीचर्स के बारे में देखे, सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में जाना, सक्सेशंस के बारे में जाना, लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में जाना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बारे में जाना, हाँ सर। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया, दैट इज कंपनी जो है सर अपने मेंबर से अलग होता है, और कॉर्पोरेट वेल का थ्योरी याद है ना सर? आई होप यू ऑल रिमेंबर दोज पॉइंट्स। सोलोमन वर्सेस सोलोमन लास्ट वीक का केस स्टडीज था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन में केस स्टडीज था। ये सनन, सनन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सनन तुम्हारा स्क्रीन थोड़ा सा लेट चल रहा है, ये जेन्युइन नेटवर्क इश्यूज है। Yes, sir. ये एक्चुअली यहाँ पर मैंने बहुत देर पहले था, आप जो स्क्रीनशॉट मेरे को दिए, लेकिन अभी अभी भी आपका चेंज नहीं हुआ। आई थिंक इवनिंग में तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम करता है। ठीक है सर, ट्राई करो, अगर ठीक हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज क्लास ले लेना एक बार, हाँ, क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन तो मेरे पास है नहीं अभी। ट्राई करो एक बार, ठीक है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सुनो, कान में सुनने में भी बहुत काम आएगा, नो इशू, ओके। सॉरी, चलो सर कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक सैनन का भी ठीक हो जाएगा। हाँ तो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी जो थ्योरी था सर, वो बेसिकली सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, है ना। सोलोमन का एक कंपनी था यूके में सब, है ना। हम लोगों ने यूके बेस्ड एक केस स्टडीज देखा, और वहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि सोलोमन का यूके में एक कंपनी है, और उस कंपनी में सोलोमन खुद डायरेक्टर भी था, और सोलोमन का फैमिली मेम्बर्स जो थे
वो कंपनी का क्या बना था सर, याद है आप लोगों को? कंपनी का शेयर होल्डर बन गया था। सोलोमन ने कंपनी पे शेयर होल्डिंग भी लिया था और कुछ परसेंटेज लोन भी इशू कर लिया था। मतलब कंपनी में वो खुद एक ऐसा कंपनी बनाया जिसमें वो कंपनी को लोन दिया, और सोलोमन हिमसेल्फ कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन गया। मतलब सिक्योर डिवेंचर होल्डर, मतलब अगर कभी भी इन फ्यूचर में कंपनी इंसॉल्वेंट होता है तो सबसे पहले कंपनी के एसेट्स पे सोलोमन का राइट रहेगा सर। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको आप लोगों ने भी आप लोगों को पता होगा, जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है ना सर, जैसे मैं सोलोमन के बारे में आप लोगों को बताया था, सोलोमन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, इट्स वेरी फेमस केस था। गूगल करोगे तो लाइन लगा के आपके पास पेज आएगा, बट मैं जस्ट आपको एक विकिपीडिया से जस्ट इतना दिखा रहा हूँ। सोलोमन वर्सेस है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का जो केस है सर, जब कोई कंपनी, जैसे ये जो एरिया दिख रहा है, इसी एरिया में हाई स्ट्रीट 1905 में व्हाइट चैपल हाई स्ट्रीट लंदन का जो एरिया है यूके के, उसी एरिया में सोलोमन का शॉप था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सोलोमन ने अपने ही शॉप में, अपनी ही दुकान पे शेयर होल्ड कंपनी बनाया था, और कंपनी पे शेयर होल्डिंग भी लेके रखा था। कंपनी ने वो अपना शेयर होल्डिंग भी लेके रखा था, और साथ में कंपनी को जो लोन मिला था वो खुद ही कंपनी को लोन दिया था। हिमसेल्फ गिव लोन टू द कंपनी एंड मेक अपने ही पोर्शंस में वो सिक्योरिटी लगा दिया था। मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस कि अगर इन फ्यूचर में कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, ये जो पॉइंट है, द कंपनी ऑल्सो इशूड, कंपनी किसका, सोलोमन का ही कंपनी है, एकलौता ओनर वही है और बाकी उनका फैमिली मेंबर, हिज वाइफ, 5 elder children become subscribers and 2 elder sons become directors. Mr. Solomon ने 20,000 one of the company's 20,007 shares which was payment from a Solomon and Company Limited for his old business. ठीक है, अपने पुराने बिजनेस से ये न्यू बिजनेस में इन्होंने लगाया, और एक एक शेयर का वैल्यू 1 पाउंड करके लगाया था। ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस टुक प्लेस ऑन 1st June 1892 and company also issued or to Mr. Solomon 10,000 pound in debentures. ठीक है, सोलोमन ने जो कंपनी को एसेट दिया, बदले में सोलोमन अपने ही कंपनी में डिवेंचर इशू कर दिया। डिवेंचर क्या होता है, लोन होता है। और लोन क्या है ना सर, लोन कंपनी के लिए ऑब्लिगेशंस होता है। ऑब्लिगेशंस क्यों? क्योंकि जो लोन देता है ना, उसको इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट रिपे करना कंपनी का पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताना चाहता हूँ। सर आप लोग शेयर मार्केट के बारे में तो सुने ही होंगे, हाँ सर? अरे सुना है कि नहीं सुना है? सबको पता होगा शेयर मार्केट के बारे में। लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक, जैसे ये रिलायंस है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक ऐसा कंपनी लेता हूँ जो रिलायंस के नाम पे चलता है बट किसी दूसरे भाई का है। रिलायंस कम्युनिकेशन चलेगा, रिलायंस कम्युनिकेशन। सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सोलोमन से रिलायंस पे आ गया। यस नवनील, गुड गुड इवनिंग नवनील। ओके सर, जस्ट पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। हाँ, मैंने सोलोमन के बारे में बात करते करते आपको थोड़ा सा रिलायंस में लेके आ गया। इसके पीछे रीजन यही था। ऐसे सोलोमन का कहानी मैं लास्ट वीक बता चुका हूँ, ठीक है, बट आपको मैं कंपनी का एक स्पेशल कैरेक्टर बताना चाहता हूँ। क्या स्पेशल कैरेक्टर? स्पेशल कैरेक्टर ये है कि कंपनी जब किसी को लोन प्रोवाइड करता है ना, तो लोन रीपे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी का सबसे पहले होता है। बाकी शेयर होल्डर्स को या बाकी जो भी कंपनी को पेमेंट करता है उनको बाद में मिलता है। सर कौन कौन कंपनी को पेमेंट, मतलब कंपनी को पैसा देता है? कंपनी को कैपिटल कौन दे सकता है? सर कंपनी को कैपिटल देने का बहुत सारा तरीका है। कैपिटल कैपिटल रेज करने का कंपनी के पास बहुत सारा मौका होता है सर। ये सब चीजें आप लोग आगे आगे जब और एडवांस टॉपिक में पढ़ोगे ना, कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह में, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। बट आपको मैं बस इतना कहना चाहता कि जब कंपनी मार्केट में बिजनेस करता है, जैसे देखो एक तरफ मैंने आपको रिलायंस दिखाया, दूसरी तरफ मैं आपको रिलायंस कम्युनिकेशन दिखा रहा। सर ये एक ऐसा कंपनी है जो ऑलरेडी मार्केट में इंसॉल्वेंट हो चुका है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट सर, इसका फाइनेंशियल्स में चलते हैं सर। 2 सेकंड का एक डेमो है।
सर डेमो इन द सेंस एक्चुअली ये सब मैं जो लोग स्टॉक मार्केट का क्लास करते हैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ, बट आपको मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि देखो कि सर जब एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है, इसीलिए देखो शेयर का प्राइस देखो रिलायंस कम्युनिकेशंस का, ये अनिल अंबानी का कंपनी है सर, ये कंपनी बंद हो चुका है, अभी बस कुछ प्रोसेसिंग में है, इसलिए अभी भी शेयर मार्केट से डीलिस्टेड नहीं हुआ। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका लास्ट डेटा अवेलेबल है, और अगर आप थोड़ा सा नजर दोगे तो आपको कंपनी का करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज नजर आएगा। देखो तो कितना एसेट्स है इसके पास। सर इसके पास टोटल एसेट्स है 47,000 करोड़ का, और इसके पास लायबिलिटी है 1,01,4 कितना है सर, 1,01,428 करोड़ का। मतलब इतना एसेट नहीं है जिससे वो अपना लायबिलिटी रीपे कर पाए। और कंपनी का इक्विटी देखो, इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल नेगेटिव चल रहा है, शेयर कैपिटल नेगेटिव है, मतलब कंपनी के पास पूंजी नहीं है, उल्टा लॉस में चल रहा है कंपनी, ठीक है, तभी शेयर का ये हालत है। और कंपनी का लॉस सिचुएशन देखोगे, मतलब मार्केट में कंपनी का इंटरेस्ट का हालत देखोगे, ये देखो सर, ये जो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, सॉरी करेंट लायबिलिटी में चले और आप देखें यहाँ पर, ये सब आप लोग बैलेंस शीट में करते हो सर, ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ दिखा रहा हूँ कैसे देखने में होता है। करंट लायबिलिटी देखिए आप इसका, करंट लायबिलिटी में इसका 99,000 करोड़ का लोन है मार्केट में, और लॉन्ग टर्म में 463 करोड़ का, मतलब शॉर्ट टर्म लोन ही है इसका करीब 99,000 करोड़ का। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन सर, ऑलरेडी अनिल अंबानी खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है सर, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट, अभी आपको यहाँ पर क्या समझाना था, मुझे मुझे आपको इतना समझाना था, जब कंपनी पे लोन का बर्डन बढ़ जाता है ना, तो लोन का इंटरेस्ट पे करना कंपनी का सबसे पहला काम होता है। बाकी जो शेयर होल्डर वगैरह को मिलता है ना, शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उनको बाद में मिलेगा, सबसे पहले लोन होल्डर को मिलेगा। अब लोन होल्डर का ही दूसरा नाम क्या है, लोन होल्डर का ही दूसरा नाम है डिवेंचर होल्डर, ठीक है। हेलो टेल मी सर, कोई कुछ क्वेश्चन कर रहे थे क्या, बोलो सर बोलो, एनी क्वेश्चन। ना 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 ओके ठीक है, जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, कंपनी को सबसे पहले उन्हें ही पेमेंट करना पड़ता है। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो जाके शेयर होल्डर को मिलेगा। सो इससे सोलोमन का केस का क्या कनेक्शन है सर, सर सोलोमन अपने ही कंपनी में डिवेंचर होल्डर बन गया था, पुराना केस है 1892 का। तो जब सोलोमन का कंपनी भी ऐसे ही अनिल अंबानी की कंपनी की तरह इंसॉल्वेंट हुआ था, ठीक है, 1905 के आसपास के टाइम पे, तो सोलोमन सॉल्व देखो भाई, कंपनी अलग, यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर काम आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, भले ही सोलोमन अपना कंपनी बनाया है, भले ही कंपनी ने अपना कंपनी, सोलोमन ने ही बनाया, बट कंपनी अलग है और सोलोमन अलग है। अनिल अंबानी ने अपना कंपनी बनाया रिलायंस कम्युनिकेशन, बट रिलायंस कम्युनिकेशन अलग, अनिल अंबानी अलग। नाउ क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर सोलोमन ने जो दिमाग लगाया था वो आज के डेट में पॉसिबल नहीं है सर। इस यहाँ पर अपना सोलोमन ने क्या किया था कि अपने ही कंपनी का लोन अपने नाम पे इशू करके और सिक्योरिटी दे दिया था, मतलब कंपनी के एसेट्स पे सोलोमन अपने ही एसेट्स पे अपना ही राइट बना लिया था, इसको चार्ज बोलते हैं, ठीक है, लॉ के लैंग्वेज में इसको चार्ज बोलते हैं। मतलब 10,000 पाउंड का एसेट्स सोलोमन को मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम किसको था, तो इसमें प्रॉब्लम था जो अनसिक्योर्ड वाले थे। अनसिक्योर्ड मतलब जो कंपनी को लोन तो दिया था बट उनका सिक्योरिटी नहीं था, तो वो लोग जाके कोर्ट में केस किया था, कोर्ट में केस डाला था कि जैसे लॉर्ड मैकनाटेन, लॉर्ड हल्सबरी, ठीक है, इस तरह के लॉयर थे, जज थे, ठीक है, इनको जाके बोला था कोर्ट में जाके कि भाई सोलोमन ने अपने ही कंपनी पे डायरेक्टर है, तो सोलोमन अपने आप को क्रेडिटर नहीं बता सकता, और कंपनी का जो लोन का अमाउंट है, लोन का इंटरेस्ट जो है वो पहले बाहर के क्रेडिटर को दिया जाए। बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज एज पर दी कंपनी लॉ मेंबर अलग और कंपनी अलग, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो उस केस के बाद कंपनी सेगमेंट्स में एक बहुत बड़ा, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया कि ऐसा केस तो कोई भी कर सकता है, अपने ही कंपनी पे खुद को लोन होल्डर बना के
खुद को लोन प्रोवाइडर बना के कंपनी के एसेट्स पे होल्डिंग करके बहुत सारे बाहर वाले लोगों को डिच किया जा सकता है। तो इसके बाद इस कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया कि इफ नेसेसिटी अराइज वेल कैन बी लिफ्टेड टू डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। इफ नेसेसिटी अराइज वेल कैन बी लिफ्टेड टू डिसरिगार्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर रिलायंस का एग्जांपल इसलिए ले रहा था, मैं आपको इतना बताना चाह रहा था कि जब कंपनी एक इंसॉल्वेंट या बैंकरप्टेड सिचुएशंस में होता है तब भी कंपनी को लोन रिपे करना पड़ता है। सबसे पहले लोन रिपे करना पड़ेगा। अब मानो कि कोई आप में से या हम में से कोई रिलायंस कम्युनिकेशंस पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो हम कौन बन जाएंगे? अगर आप में से या हम में से कोई रिलायंस कम्युनिकेशंस पे पुराना शेयर होल्डिंग है तो हम लोग कौन बन जाएंगे सर? इक्विटी शेयर होल्डर। अब आप चिल्लाना चालू कर दोगे कि मुझे पैसा वापस दो, तो कंपनी क्या बोलेगा? नहीं सर, पहले लोन होल्डर को जाएगा, पहले जो कंपनी को लोन दिया है उसको जाएगा, अगर बचता है तो बाकियों को मिलेगा। अब कम्युनिकेशन के केस में बचने वाला तो कुछ है नहीं सर, 1 लाख करोड़ का लोन है मार्केट में, ठीक है, बचना तो স্যার আগে चलो। তো লোন যাদের লোন হোল্ডারদের আগে দেয়, তারপরে তো স্যার প্রেফারেন্স শেয়ার তাদেরকে তো দেওয়া হয়। यस सर, पहले लोन होल्डर को मिलेगा, उसके बाद प्रेफरेंस वाले को मिलेगा। अगर कुछ बचता है कंपनी का, इफ एनीथिंग लेफ्ट, देन ओनली इक्विटी शेयर होल्डर कैन गेट देयर मनी। सो इन सिंपल समरी ये निकलता है कि अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो शेयर होल्डर का कुछ नहीं आएगा। ठीक है, कंपनी का देखो इक्विटी का मतलब ही होता है ओनर। ठीक है, ऐसे ये इनकम स्टेटमेंट में भी ना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा सर। ये कंपनी का पीएल है सर, ठीक है, आजकल सब शेड्यूल 3 चलता है ना, तो उसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं कंपनी के केस में। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो लोग स्टॉक मार्केट एनालिसिस भी सीखता है ना सर, वहां पर मुझे ये सब बताना पड़ता है। बट आप लोग सर चार्टर्ड स्टूडेंट हो, सीएस स्टूडेंट्स हो, सीएमएस स्टूडेंट्स हो, यू ऑल मस्ट नो कि ये सब लॉ का बात कैसे होता है। ठीक है, लॉ में तो कंपनी बोल देता है, अब आप लॉ को मगअप करते हो, बट थिंक इट प्रैक्टिकली सर। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले लोन होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, मैंने बोला ना आपको। अब ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ सर, सोलोमन भी ये केस इसी तरह से अपने तरफ लिया था, क्योंकि सीरियसली लोन होल्डर का पैसा सबसे पहले मिलेगा, और सोलोमन को ये केस पता था। और कौन सा लोन होल्डर को मिलेगा? जो सिक्योर्ड वाले हैं। कौन से वाले सर? सिक्योर्ड लोन, मतलब जिनका कंपनी के एसेट्स पे भी चार्ज लगा हुआ है। चार्ज क्या है कि अगर बाई चांस कंपनी लोन रिपे नहीं कर पाता है तो कंपनी अपना एसेट बेच के उनको रिपे करेगा। सर और क्या होता है? अनसिक्योर्ड भी होता है क्या? यस, अनसिक्योर्ड इज ऑल्सो देयर। अनसिक्योर्ड मतलब कंपनी के किसी एसेट्स पे आपका कोई चार्ज नहीं रहेगा, बट कंपनी आपको इंटरेस्ट पे जरूर करेगा। लेकिन सर अगर कंपनी बैंकरप्टेड हो जाता है तो आपको कहां से इंटरेस्ट पे करेगा? है ना, अगर कंपनी बैंकरप्सी हो जाते हैं, बैंकरप्टेड का मतलब समझते हो ना सर? इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाना, हिंदी में बोलते हैं ना, या बंगाली में क्या बोलते हैं सर? देउलिया हो गए। ठीक है, बंगाली में क्या बोलते हैं? देउलिया हो गए। जो लोग बंगाली टर्म्स के साथ कनेक्टेड हो, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिवालिया इन हिंदी। ठीक है, बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, दीज आर ऑल सेम काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब कंपनी पूरा बिक चुका है, कंपनी का मार्केट में इतना लोन है कि देना इम्पॉसिबल हो चुका है, इतना एसेट भी नहीं है जिसे सेल करके कंपनी रीपे करे। सर क्या करेगा ऐसे कंपनी का? सर क्या करेगा? जितना मिलेगा उतना मिलेगा, जेल भी हो जाता है। अनिल अंबानी का जेल हुआ था तो सर वो मुकेश अंबानी जाके बेल करा के लाया, 500 करोड़ का बेल का अमाउंट हुआ था, 500 करोड़ का बेल देख करा के তাহলে अपने भाई को। हाँ बोलो। স্যার কোম্পানি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো মানে স্যার ধরুন শেয়ার হোল্ডারদের যে টাকা ছিল ইনভেস্ট করা, তারা তো নাও পেতে পারে টাকা। ধরুন লোন পেমেন্ট করাতে সব টাকা শেষ হয়ে গেল, তাহলে তো টাকা ওরাও हाँ, পাবে না। अब तुमको क्या लगता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा? अगर कोई है तो এখন পাবেই না। कुछ नहीं मिलेगा सर, এখন क्यों, कभी नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है, এরা कुछ যে नहीं मिलेगा। এরা ইনভেস্ট করে স্যার, এর কি কোনো এগ্রিমেন্ট হিসাবে টাকা ইনভেস্ট করা হয়? एग्रीमेंट मीन्स? এগ্রিমেন্ট মানে ধরুন স্যার মানে এত বছরের জন্য আমি টাকা দিচ্ছি, এরকম কোনো ব্যাপার হয় কি? हाँ ऑब्वियसली लोन है, अगर जो लोन, देखो यहाँ पर देखो, मैं वही इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूँ। देखो ये कंपनी का रेवेन्यू है 2022 का, ठीक है, लेकिन कंपनी का देखो इतना रेवेन्यू तो कंपनी कमाया, ठीक है, रेवेन्यू कहाँ से कमाता है सर?
सर इसका बहुत बड़ा नेटवर्क था ना, तो नेटवर्क का भाड़ा बड़ा वगैरह था ना, इनकम इनका होता है, अभी भी होता है। लेकिन सर इसका मुश्किल क्या है, जितना रेवेन्यू आता है उससे ज़्यादा एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह है, और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ही है सर इसका। आप इंटरेस्ट देखो, आप इसका डिप्रिसिएशन देखो एसेट्स का 151 करोड़, और इसका इंटरेस्ट देखो आप, ठीक है, इतना इंटरेस्ट भी देना पड़ता है इसको। ऊपर से ईबीआईटीडीए देखो, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितना सैलरी देना पड़ता है वो इसका अर्निंग से कहीं गुना ज्यादा है। ऊपर से इतना ज्यादा देखो इंटरेस्ट देना पड़ता है 47 करोड़ का, सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। अगर कुछ बचता है तो जाके प्रॉफिट है, और फिर प्रॉफिट से अगर कुछ बचता है तो टैक्स देना पड़ता है। सर टैक्स कुछ दिया गया, नेगेटिव है टैक्स का, मतलब टैक्स पेमेंट भी इनका क्या है, पेंडिंग है, टैक्स भी नहीं दे पा रहा है, पुराना टैक्स पेंडिंग है। नेट इनकम कुछ हुआ 6,620 करोड़ का नेगेटिव है, तब जाके अर्निंग पर शेयर आता है, मतलब शेयर होल्डर का अर्निंग कितना हो सकता है सर, नेगेटिव है। देखो 24 रुपीज नेगेटिव है, मतलब पर शेयर होल्डर पे लॉस है सर, प्रॉफिट नहीं, लॉस है, लॉस। डिविडेंड देने का औकात नहीं है सर, डिविडेंड देने का औकात नहीं है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का पार्ट नहीं दे सकता, আসলে তো তোমার মতো বই ठीक है। अर्निंग ही नहीं है सर, कहाँ से देगा, कहाँ से देगा, ठीक है। ऐसा बहुत মানে ऐसा প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডাররা এক্ষেত্রে কিছু পাবে না। नहीं, प्रेफरेंस को भी कुछ नहीं मिलेगा, प्रेफरेंस को भी कुछ नहीं मिलेगा, बस लोन रीपे कर दे इतना ही काफी है, लोन रीपे कर दे স্যার इतना ही এরকম काफी है। হয় बोलो। স্যার যদি এরকম হয় যে শেয়ার হোল্ডার ধরুন 5 বছরের জন্য চুক্তি করা আছে যে এত বছর টাকাটা ঢেলে যায়, এই 5 বছরের মধ্যে স্যার 5টা বছরই ধরুন লস গেল, हम्म, পুরো কোম্পানিটা 5 বছর লস গেল, কিন্তু 6th ইয়ারে কি 7th ইয়ারের বেলায় কিছু প্রফিট করলো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডার কি ইকুইটি শেয়ার হোল্ডার যেটা টাকা ইনভেস্ট করেছিল তারা তো 5 বছরের জন্য করেছিল, তার হিসাবে তো এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে গেল, তাহলে কি সেই ক্ষেত্রে কি তারা ওই 6-7 বছর যখন প্রফিট হয় তখন কি সে টাকাটা ফেরত পাবে নাকি আর नहीं পাবে না? ऐसा ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं होता, डिपेंड करता है सर। अगर वो क्यूमुलेटिव इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, अगर ऐसा होगा तो मिल सकता है, वो डिफरेंट कहानी है संपत, फिर कभी बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। ये तो जो सवाल मुझे किया ना, ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन हो गया, मैं इस अभी बेसिक्स में इतना नहीं बता सकता, ठीक है। बेसिक्स में ये कहना मतलब बहुत सारा बात आ जाएगा, फाइनेंस के क्लास में बताऊंगा। तो बेसिकली सर मेरा यहाँ पर संपर्क, डोंट वरी, मैं बाद में बता दूंगा। হ্যাঁ नाउ স্যার ঠিক क्वेश्चन, আছে। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर मेनली, मैं आपको किस मैटर पे ये बात कहा सर, ऐसे सोलोमन वाला केस सिर्फ आपको लग रहा है आप लोगों को कि सोलोमन वाला केस क्या आज नहीं होता, आज भी हो रहा है, देखो ना रिलायंस का केस देखो। तो इस तरह से सोलोमन तो बच के निकला था, लेकिन हर कोई थोड़ी ना बच के निकलेगा। तो अभी कॉर्पोरेट वेल आ गया है, तो जब भी कंपनी को लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओनर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ठीक है, तो बीच का पर्दा उठा दिया जाएगा, और ओनर जो गलती कर रहा है उसको पकड़ा लिया जाए, मतलब बेसिकली उनको सजा देने का, मतलब जो भी सिचुएशंस क्रिएट होगा, कभी कभी जानबूझ के भी होता है, कभी कभी इग्नोरेंट के कारण भी होता है, वट एवर भी दी सिचुएशंस होगा। सर ये सब तो लास्ट वीक हम लोगों ने बताया था आपने, यस सर मैं लास्ट वीक ये सब बात किया था। तो आज क्या बताने वाले हैं सर, सर आज मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ कंपनीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। शेयर कैपिटल के बारे में बताऊंगा, शेयर्स के बारे में बताऊंगा, ये सब चर्चा का विषय है, तभी मैं शेयर मार्केट में जाके दिखा रहा था। एमओए एओए के बारे में बताऊंगा, मतलब जब कोई कंपनी फॉर्मेशन होता है ना सर, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे these are very important two documents, MOA and AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, ठीक है। इस दोनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में ही कंपनी को बेसिकली बनाने के टाइम पे दिस टू डॉक्यूमेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमओए को कहा जाता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। सर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सर कंपनी चलाने का सारा संविधान है ये, कि कंपनी क्या है, क्या करने आया है, ठीक है, दुनिया में क्या करने आए हो कंपनी, तो उस कंपनी का एमओए में लिखा रहता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली एमओए मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एओए क्या होता है सर, दिस इज लाइक अ रूल बुक, कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस डे टू डे मैटर्स, ठीक है, वो एओए में लिखा रहता है। सर डिटेल्स में भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, जब आप लोगों के पास लोग आएगा ना कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो आपको एमओए एओए बिल्डअप करके देना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा काम है आप लोगों के लिए, तो डोंट टेक इट हल्का से मत लीजिए,
आपको बहुत फाइन भी समझना पड़ेगा, माइन्यूटली समझना पड़ेगा, डिटेल्स में समझना पड़ेगा कि एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग, मैं आपको रियल लाइफ एमओए एओए भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। रियल लाइफ एमओए भी दिखाऊंगा। हम लोग ये कंपनी के साइट से जाके अलग अलग एमओए भी निकालेंगे, जैसे ये टाटा पावर का है, ऐसा और भी है सर, ठीक है। किसी भी कंपनी का एमओए एओए निकाल के देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा रहता है। आप लोग भी घर पे किसी भी कंपनी के साइट में जाके मैं आपको बता दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाओ, एओए एमओए निकालो और देखो क्या कंपनी है, कब आया है, किस लिए आया है, क्या करने आया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, सेक्शंस में सबसेक्शंस में क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग। एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, दीज आर बिग थिंग्स, करना पड़ता है, मस्ट डन वर्क है सब, ठीक है। बात तो आगे बढ़ाएंगे, बट बिफोर दैट चलो सर थोड़ा सा अलग अलग कितना तरह कंपनी हो सकता है। आपके पास जब कोई आएगा कंपनी बनाने के लिए, तो आप उनको क्या किस तरह का कंपनी बना के दे सकते हो, है ना। ओके, अब देखो कॉर्पोरेट वेल थ्योरी भी हम लोगों ने कर चुके हैं सर, है ना। इवन मैं लास्ट दिन आपको कॉर्पोरेट वेल विल बी लिफ्टेड कि कब कब कंपनी अपना भेल को उठा सकते हैं, बीच का पर्दा कब उठ जाएगा, ठीक है। पर्दे में रहने दो, पर्दाना उठाओ, बट हाँ यस सर बोलो। এই এমওএ আর এওএ এর উপরেই তো কোম্পানি ইয়েটা নির্ভর করে না, যখন কোম্পানি লিস্টেড হতে চায় আমাদের সিভিতে এই দুটো জিনিস यस লক্ষ্য করে। यस सर, यस सर। जब कंपनी लिस्टेड होता है, आरओसी के पास रजिस्टर्ड होता है कंपनी, जब एक कंपनी रजिस्टर होता है ना, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन भी डिपेंड करता है एमओए एंड एओए के बेसिस में ही, ठीक है। देखो सर यहाँ पर ये लेटेस्ट है 24 जून 2022 का है, 2020 का है। ये देखो सर्टिफिकेट ऑफ क्या लिखा है सर, सर्टिफिकेट ऑफ, हेलो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना, कंपनी बना है, ठीक है। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा और जाओगे, यहाँ पर सब कुछ एकदम जो पूरा ये सब लीगल पेपर्स हैं, है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत पुराना कंपनी है, पुराने टाइम पे जब बना था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानते हो किसका नाम है, एनीवन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू नवोनीत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहले एक्चुअली हमारे देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था, वो पूरा भारत में मेनली 3-4 ब्रांचेस था, इसका मेन ब्रांच था कोलकाता में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा, इंडिया नहीं था तब, इंपीरियल बैंक ऑफ कैलकाटा था। फिर ब्रिटिश ने इस कैलकाटा का जो ब्रांच है इसको अलग अलग ब्रांच बनाया, एक इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया, जैसे ये बॉम्बे है, इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास बनाया, ठीक है। और एक इंपीरियल बैंक ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर का, एक मतलब जो आज का पाकिस्तान, दिल्ली, ये सब साइड को देखने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान बोल के कोई देश नहीं था रे बाबा, ठीक है, दिमाग से हटा दो, पाकिस्तान बोल के कोई है नहीं, ठीक है। मैं तो यही सोचता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेन इंडिया है सर, जबरदस्ती ले लिया, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, छोड़ दो। इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे तब फॉर्म हुआ था सर, ठीक है, तब फॉर्म हुआ था ये। तो ये बहुत पुराना था और बाद में इसको रियल एस्टेट फिर से किया। और ये देखो सर एमओए एंड एओए, इसमें पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है कि क्या है कंपनी, क्या करता है, ब्रोकरेज का क्या है, सर्टिफिकेट का क्या है, फॉरफीचर का। आप लोग कॉल्स के बारे में कंपनी लॉ में कंपनी अकाउंट्स किए हो ना सर, कॉल मनी, फॉरफीचर, सरेंडर, है ना, सब कुछ एज पर रूल्स होता है। बोरोइंग पावर्स क्या है कंपनी का, मीटिंग कन्वेन करने का क्या पावर्स है, जनरल मीटिंग का प्रोसीडिंग्स में क्या होगा, ये सब चीज़ लिखा रहता है। आगे बताऊंगा, जब एमओ ये बताऊंगा ना, तब डिटेल्स में बात करूंगा सर, ठीक है। अभी भी टाइम नहीं आया, अभी क्लासेस ऑफ कंपनीज के बारे में जानने का टाइम है सर। क्लासेस ऑफ कंपनीज क्या है सर, क्लासेस ऑफ कंपनीज का मतलब ये होता है कि कितना तरह का कंपनी बना सकते हैं, कितना तरह का कंपनी, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज है देयर, ठीक है। और किसको कौन सा कंपनी बिल्डअप करना चाहिए। मतलब देखो सर, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जैसा मर्जी आप कंपनी फॉर्म कर दो, कंपनी फॉर्म करने का भी ना अलग अलग तरीका होता है, और किसको कौन सा कंपनी चाहिए डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस in the corporate world has led to the emergence of different forms of corporate organizations. To regulate them, the Companies Act 2013 has broadly classified the companies into various classes. A company may be incorporated as a one-person company, as a private company, or a public company. एक कंपनी को हम लोग ओपीसी के हिसाब से बना सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के हिसाब से बना सकते हैं, इवन एज ए पब्लिक कंपनी भी हम लोग बना सकते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइनिंग इट, कितना नंबर ऑफ मेंबर उसमें ज्वाइन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बोला ना साइज ऑफ द बिजनेस। अगेन इट मे आइदर बी अ अनलिमिटेड कंपनी और मे बी अ लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी और बाय बोथ। सर ये क्या हो गया? इतना देर तक समझ में आ रहा था, बट अब दूसरा बात आ जा रहा है। कंपनी अनलिमिटेड का मतलब क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, और बाय गारंटी का क्या मतलब है? वेट एंड वॉच सर, सब बता देते हैं, ठीक है। लिमिटेड का क्या मतलब, अनलिमिटेड का क्या मतलब, गारंटी का क्या मतलब, समझ के ही घर जाना है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेसिस में भी कंपनी को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। on the depending on the controlling, there may be associate company, there may be a holding company, there may be a subsidiary company, some other forms of classification of companies जैसे कि foreign company, government company, small company, dormant company, निजी company। सर ये भी इतना तरह का कंपनी होता है क्या? अरे होता है सर, इवन चैरिटेबल कंपनी भी होता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव चैरिटी करना है। सर आपको बनाना है ना चैरिटी वाला कंपनी, बना लीजिएगा। जब थोड़ा सा बड़ा काम करेंगे तो चैरिटी वाला कंपनी भी बना लीजिएगा ना। पहले थोड़ा लाइबिलिटी के बेसिस में देख लेते हैं। लाइबिलिटी के बेसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी मतलब मार्केट में जो ऑब्लिगेशन कंपनी का होता है। सर ऑब्लिगेशन कब आता है? सर अगर आप किसी दूसरे का पैसा लेते हो बिजनेस करने के लिए, कैपिटल रेज करते हो, तो आप ऑब्लिगेटेड हो जाते हो कि आपको दूसरे का पैसा रीपे करना है। ऐसे आप लोगों को पता है ना, ये कंपनी और उसका मेंबर अलग होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आप लोग बचपन से बैलेंस शीट बनाते हो, और बैलेंस शीट में ये बात मैं हमेशा करता हूँ बिकॉज इस पॉइंट का जो मतलब बेसिकली मतलब मेन रूट है, वो रूट इस बैलेंस शीट में छुपा होता है, जो हर एक स्टूडेंट्स क्लास 11 में ही करना सीख जाते हैं। जब अपने क्लास 11 में स्कूल टीचर के पास बैलेंस शीट सीखता है, उसी पॉइंट पे ये बात छुपा होता है कि ये लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। सर बैलेंस शीट में इस तरफ क्या होता है, दिस साइड इज अ लाइबिलिटी साइड, दिस साइड इज अ एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में और एक चीज भी आता है, कैपिटल, है ना। मैं टी फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, एक ही बात है। अब आप देखेंगे कि कंपनी अपना फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स सब इधर देते हैं, और कंपनी अपना कैपिटल, क्रेडिटर, लोन इधर देता है। यस ना। फिर दोनों साइड टैली करता है। अब टैली वगैरह क्यों करता है, मैं वो सब डिटेल्स में मुझे अभी नहीं जाना है, वो अकाउंट्स के क्लास में आप लोग मैम को पूछिएगा, और बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास जब मेरे पास करोगे, ठीक है, तब पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आजकल मैं लाइव बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब भी आप रिकॉर्डेड लेके देखोगे ना, तो वहाँ पर देखना मैं ये सब डिस्कशंस करके रखा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत लोग सर लेता है, जहाँ पर पूरा थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला अकाउंट्स क्लास होता है, ठीक है। तो आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट मैम के पास ज्वाइन करने के साथ साथ ये बेसिक का क्लास कर लेता है, और फिर मैम के पास जो भी एडवांस टॉपिक है वो करता रहता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि वहाँ पर ये सब डिस्कशंस मैं करता हूँ, लेकिन ठीक है अभी मैं अकाउंट्स में बात नहीं करूँगा, तो फिर किस में बात करूँगा? सर मैं ये लीगल कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इसको अकाउंट्स को लिखा। सर यहाँ पर एक पॉइंट है सर, देखो कैपिटल लाइबिलिटी साइड में ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पहले भी किया कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों होता है, तो इसका जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि कैपिटल इसलिए लाइबिलिटी होता है कि जब कोई कंपनी अपने ही शेयर होल्डर से या ओनर से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शेयर होल्डर इक्वल्स टू ओनर? हेलो सर टेल मी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो शेयर होल्डर है वो ओनर है बेसिकली कंपनी का? अगर आप कंपनी में शेयर होल्ड करते हो, इसका मतलब आप कंपनी का ओनर हो। अगर आपका अकेला का कंपनी है, इफ इट्स जस्ट योर कंपनी, ठीक है, तो आप ही अपनी कंपनी का क्या हो, 100% शेयर होल्डर हो, और क्या। अगर मानो आपका एक ग्रोसरी स्टोर है और वही आपका कंपनी है, तो आप ही अपनी कंपनी का या बिजनेस का 100% शेयर होल्डर हो, और क्या। इसमें मेरा ही शेयर होल्डिंग है, मेरा ही कंपनी है, मेरा ही बिजनेस है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर बैलेंस शीट पे कैपिटल लाइबिलिटी में क्यों है? कौन बताएगा मुझे, जल्दी बोलो। आई नो आप लोगों को पता है,
बैलेंस शीट में कैपिटल लाइबिलिटी में क्या कर रहा है सर? कैपिटल वर्ड सुन के कभी आप लोगों को पता चला है ऐसा कि कैपिटल इज ए लाइबिलिटी? सर क्योंकि कंपनी बोरो किया वो मनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू सर। कंपनी अपने ही ओनर से ये पैसा टाइप ऑफ बोरो किया है और ये कंपनी का लायबिलिटी है कि वो अपने ओनर को या शेयर होल्डर को रिपे करे। दैट्स सिंपल। अब ये कैपिटल का पैसा लोन का भी हो सकता है और ये कैपिटल का पैसा ओन का भी हो सकता है, इसलिए आप देखिएगा वहां पर लोन कैपिटल भी होता है और ओन कैपिटल भी होता है। लोन मतलब जो पैसा उसने बैंक वगैरह से लिया है और ओन मतलब जो वो खुद दिया है, अपना ही पुराना सेविंग्स या घर का पैसा, ठीक है, जिसको हम लोग शेयर होल्डिंग या कैपिटल, शेयर कैपिटल बोलते हैं और बैंक कैपिटल को हम लोग लोन बोलते हैं। लेकिन दोनों मिला के ही आपका कैपिटल बनता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कैपिटल लाइबिलिटी इसलिए है और कैपिटल लाइबिलिटी क्यों बन गया? बिकॉज ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस अलग और ओनर अलग, तभी ना ऐसा हुआ सर। क्योंकि लॉ ने ये बात कहा ना कि कंपनी अलग और उसका ओनर अलग। सो इफ ओनर एंड कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सो इट इज लाइक दैट कि कंपनी को अपना कैपिटल अपने ओनर को रीपे करना पड़ेगा। अब इसी पॉइंट पे लिमिटेड बाय शेयर्स वाला बात भी आता है, इसी पॉइंट पे आता है। सर कैसे? सर जब शेयर होल्डर कंपनी में अपना शेयर देता है, शेयर का मतलब कंपनी ने शेयर इशू किया और शेयर होल्डर ने शेयर को सब्सक्राइब किया। Section 2, subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the member of a company is limited by its memorandum of association to the amount, if any, unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. It thus implies that for meeting of debts of the company, the shareholders may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. His separate property cannot be encompassed to meet the company's debt. It may be worthwhile to know that though a shareholder is a co-owner of a company, he is not a co-owner of company's assets. The ownership of the asset remains with the company because of its natural as a nature of a legal person. The extent of the rights and duties of a shareholder as co-owner is measured by his shareholdings. Sir, बहुत बड़ा बात हो गया ना, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पर इस सिंपल चीज को, इस कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपली कैसे समझे, इस कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपली कैसे समझा जा सके? चलो सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लीगली तो देख लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्या बोलता है, लेकिन ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 का जो लीगल कॉन्सेप्ट है इसको सिंप्लीफाई करो ना। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या हुआ है। जस्ट ट्राई टू लिसन प्रॉपरली एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सर कंपनी ने अपने ही शेयर होल्डर से कैपिटल जुगाड़ किया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ना कि अगर मानो कि कंपनी का शेयर प्राइस, मैं फेस वैल्यू ही ले लेता हूं, एक कंपनी बना लेते हैं कोई ए लिमिटेड या बी लिमिटेड जो भी। अब ए लिमिटेड का शेयर होल्डर से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसको ले लूँ, नील है, नवोनील है, ठीक है, राजन्ना इज देयर, विदिशा, ठीक है, एग्जांपल नील, नवोनील, राजन्ना, विदिशा, श्रद्धा, ठीक है, आप सभी कोई क्या हो सर, शेयर होल्डर हो। अब मैं यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, मे बी एग्जांपल नवोनील ने कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपीज करके है और कंपनी को 10 रुपीज करके 1 लाख दिया। सर 10 रुपीज करके 1 लाख टोटल अगर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा नवोनील, तो नवोनील का कितना हो जाएगा सर, 1000 शेयर्स 10 रुपीज करके कितना हो जाता है, 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 शेयर कर देते हैं, तो 10,000 शेयर नवोनील होल्ड करेगा और एक एक शेयर का वैल्यू है 10 टका, तो 1 लाख कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है नवोनील, ठीक है। तो नवोनील ने 1 लाख कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया, जिसका हिसाब कुछ ऐसा है, 10,000 शेयर्स ₹10 ईच। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट ये जो 10,000 शेयर्स हैं 10 ईच है। अब इस 10,000 शेयर्स का अगर कोई भी शेयर्स नवोनील का कंपनी की तरफ बाकी है, मानो कि कंपनी नवोनील का 10 रुपीज करके 10,000 शेयर का, मानो 10 टका का, नवोनील ने सिर्फ 5 टका ही पेमेंट किया, 10 रुपीज करके देना चाहिए था, बट 10,000 शेयर्स में वो सिर्फ 5 ही पेमेंट किया, तो अभी भी नवोनील का कितना पैसा बाकी है सर,
बोलो। टोटल 1 लाख कैपिटल नवोनील को देना था, कंपनी को कंट्रीब्यूट करना था, लेकिन नवोनील ने सिर्फ 5% पेमेंट किया, मतलब एप्लीकेशन दिया, आप लोगों को पता है ना कंपनी अकाउंट्स, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, लेकिन अभी भी कॉल मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल बाकी है। तो इसका मतलब अगर 5 अभी भी ड्यू है तो नवोनील इज लायबल टू पे दिस ड्यू अमाउंट बट नॉट मोर देन दैट। लेकिन ये मोर देन दैट का बात कब आता है सर? जब मार्केट में कंपनी का लोन आता है और कंपनी का लोन कंपनी रीपे नहीं कर पाता है, तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी अपने ओनर को ही बोलेगा ना कि कंपनी का मार्केट में बहुत लोन हो गया, तो आप लोग क्या सोच रहे हो? तो तब ओनर क्या बोलेगा या शेयर होल्डर क्या बोलेगा? जैसे अनिल अंबानी का कंपनी दिवालिया हो चुका है, अब कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है? अपना अपना ड्यूज दे सकता है बट नॉट मोर देन दैट। अगर किसी शेयर होल्डर का, अगर किसी शेयर होल्डर का 10 रुपीज करके 10,000 शेयर टोटल है होना चाहिए था, बट किसी ने 5% पेमेंट किया है, अभी भी 5 किसी का बाकी है, तो 10 में से 5 चला गया बट अभी भी 5 बाकी है, तो जो बाकी है वही कंपनी अपने शेयर होल्डर से डिमांड कर सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, उससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। कंपनी लीगली जितना बाकी है ड्यू है वही डिमांड कर सकता है, इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट के साथ चलता है उसे लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बोला जाता है। मतलब 10,000 शेयर्स 10 रुपीज का, टोटल कंपनी को 1 लाख मिलता नोवोनिल से, ठीक है, लेकिन नोवोनिल ने 10,000 शेयर्स 10 रुपीज का 5 पेमेंट कर चुका है, बट अभी भी 5 पेमेंट करना बाकी है। सो अभी भी 50,000 बाकी है, तो कंपनी अपना डेब्ट पेमेंट के टाइम पे ये 50,000 नोवोनिल से क्लेम कर सकता है, बट उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता। इवन भले ही कंपनी का, नोवोनिल कौन है सर? नोवोनिल कंपनी का ओनर है, वन ऑफ दी ओनर है ना, तो नोवोनिल कंपनी का वन ऑफ दी ओनर है। भले ही कंपनी का मार्केट में लोन बहुत है, बट फिर भी नोवोनिल का पर्सनल एसेट्स पे कोई हाथ नहीं लगाएगा। नोवोनिल उतना पेमेंट करने के लिए लायबल है जितना पेमेंट का लायबिलिटी नोवोनिल ने स्टार्टिंग से लेके रखा है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी हुआ ना सर। हेलो हेलो सर, टेल मी, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं अभी जो बात मैंने अभी आपको समझाया, इसी चीज को मैं अगर लीगल लैंग्वेज में बताऊं, नाउ लेट्स अगेन रीड इट। Section 2, subsection 22 of the Companies Act 2013 defines that when the liability of the member of a company is limited by its memorandum of associations। अब ये liability नोवोनिल का कहाँ फिक्स होके रखा है सर? कहाँ नोवोनिल ने अपना liability को लिमिटेड किया? ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा था एमओए में, एमओए के अंदर कंपनी बता के रखता है अपने मेंबर के साथ डील कर लेता है, और ये कौन सा मेंबर है सर? वो सब प्रोमोटिंग मेंबर होता है। प्रोमोटिंग मेंबर मतलब, प्रोमोटिंग मतलब जो कंपनी को बनाता है स्टार्टिंग में, जब बिजनेस बनता है उस टाइम पे। ये देखो कॉल्स के बारे में क्या बोला है कि कब क्या कॉल किया जाएगा, कि मतलब टोटल कितना शेयर है उसमें कब कितना कॉलिंग किया जाएगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर जाओगे ना, आपको अंदर में और डिटेल्स पढ़ने का मौका मिलेगा कि कंपनी कॉल कब अपना कॉल मनी कॉल करेगा, ठीक है, किस टाइम पे कॉल करेगा, फर्स्ट टाइम पे कितना कॉल करेगा, ठीक है, सेकंड में कितना करेगा, एप्लीकेशन पे कितना मांगेगा, एवरीथिंग कंपनी अपने एमओए के अंदर डिस्कस करके रखता है। और कौन सा शेयर होल्डर, कौन सा ओनर कितना लाइबिलिटी, मतलब कितना शेयर होल्डिंग लेने के लिए रेडी हो रहा है, वो भी कंपनी अपने एमओए के अंदर डिटेल्स में बता के रखता है। तो जब आप एमओए पढ़ोगे, ऐसे देखो अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जब हम लोग धीरे धीरे और एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम लोग ये सब चीज भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। एडवांस कॉर्पोरेट लॉ में ये सब चीज ही आपको केस स्टडीज के तौर पे दे दिया जाएगा और आपको रियल लाइफ सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाएगा। स्पेशली इंटरमीडिएट में आपको ये सब चीज का पूरा नॉलेज मिलेगा, और प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल्स एंड फाइनल लेवल में आके आपको इसका केस लॉ करना पड़ेगा कि किस कंपनी के केस में क्या हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पेटीएम का भी मेरे पास था, पेटीएम ये देखो, देख रहे हैं सर, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये पेटीएम का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, ओरिजिनल है सर, बिल्कुल ओरिजिनल है। यहाँ पर मुझे ये देखो, ये कहाँ गया, पेटीएम पेटीएम पेटीएम, ये देखो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और यहाँ पर क्या लिखा है, द शेयर होल्डर ऑफ मिसर्स 197 कम्युनिकेशंस। आई होप आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि पेटीएम का एक्चुअल नाम है 197 कम्युनिकेशन। मतलब पेटीएम ना आप लोग सिर्फ ब्रांड नेम से जानते हो, बट पेटीएम एक्चुअली जिस नाम से कंपनी में रजिस्टर्ड है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। एक्चुअली एक टाइम था जब पेटीएम वो रिजल्ट्स वगैरह निकालता था, जैसे आजकल रिजल्ट्स निकलते हैं ना अलग अलग, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स का, सीएस का, 11-12 का, ठीक है, जैसे आज सीबीएसई का रिजल्ट निकला है, उस दिन सीएस का रिजल्ट निकला था, सीए का भी रिजल्ट निकला है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स आता है, ये रिजल्ट्स निकालने वाला काम पहले पेटीएम करता था, तो तब नाम था 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज एवरीथिंग, ये देखो ये पेटीएम का क्या है, ये पेटीएम का एमओए है। यहाँ पर पूरा पेटीएम क्या करेगा, क्या किस तरह से करेगा, सब ड्राफ्टिंग किया हुआ है, तो करना पड़ता है। सीएस का ये सब रोल प्ले बहुत है सर, ठीक है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी कंपनी बनने के टाइम पे, ठीक है, कि कैसे कंपनी का एमओए बनाया जाएगा, चार्टर्ड भी करता है, सीएमए भी करता है, ठीक है, बट सीएस को ज़्यादा करने का मतलब मौका मिलना चाहिए, बिकॉज सीएस स्पेशली कॉर्पोरेट लॉ को ही देखने के लिए कंपनी में सीएस को बनाया जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि चार्टर्ड और सीएमए नहीं कर पाते, उन्हें भी उतना ही नॉलेज मिलता है सर, सो दे ऑल्सो कैन, ठीक है, बट हाँ स्पेशलाइज्ड सीएस को बनाया गया है ये सब काम करने के लिए। अच्छा, एक्चुअली देखो सर, एक सीएस के लिए पूरा काम कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ लीगल मैटर नहीं है, इसके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स भी होता है, इसके अंदर फाइनेंशियल मैटर्स भी होता है। जैसे ये देखो टाटा पावर का अगर आप देखोगे, यहाँ पर देखो मैं, ये देखो कैपिटल इंक्रीज एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल, अब यहाँ पर पूरा अकाउंटिंग मैटर आ जाता है ना सर, पूरा अकाउंटिंग मैटर आ जाता है, सिर्फ लीगल मैटर से तो बात बनेगा नहीं। अकाउंटिंग मैटर में अकाउंट्स का क्या है, हिसाब किताब कैसे होगा, ठीक है, बैलेंस शीट पीएल का क्या सिचुएशंस है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। सो चार्टर्ड सीए सीएम में मिलके ही एक बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं सर, ये किसी अकेला का बस का बात नहीं है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। कोई लीगल मैटर को देखता है और कोई फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है, तब जाके ये देखो अकाउंट्स है, ऑडिटिंग है, ठीक है, एनुअल रिटर्न है, तब जाके एक पूरा रिपोर्ट, एक एमओए, एक एओए बनाया जा सकता है। सो ये एक बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्क है, सीएमए का एक ग्रुप वर्क है सर, तब जाके एक प्रॉपर वे में एक कंपनी का डिटेल्स बनाया जा सकता है। सीख जाओगे सर, सब सीख जाओगे, मैं आपको अभी से आइडिया दे रहा हूँ। जैसे जैसे आप लोग मेन कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे ना, तो जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जब बिग फोर में जाओगे या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, कोई भी चार्टर्ड फर्म, कॉस्ट फर्म, सीएस फर्म में जाओ, जब काम करना स्टार्ट करोगे आप देखोगे यही सब काम हो रहा है सर, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। बस ये नॉलेज लेके जाओ सर, बिकॉज बिना नॉलेज लेके जाओगे ना, काम तो मिलेगा काम तो आजकल सस्ता में एज ए ट्रेनी उन लोगों को अच्छा ही लगता है, बट अगर नॉलेज नहीं रहेगा ना तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज आपका ग्रोथ रुक जाएगा। तो नॉलेज इज फर्स्ट सर, ठीक है, ओके सर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आई होप क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या मतलब निकला सर कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से नवोनिल ने जो बोला के रखा था, जब कंपनी को मैं जितना पैसा देने के लिए आया, जो मेरे साथ कंपनी का डील हुआ है कि मैं इतना पैसा दूंगा, इतना शेयर होल्डिंग लूंगा। और इसमें एक स्पेशल मैटर क्या होता है, जब कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के तौर पे लिस्टेड रहता है, तो उसका स्पेशल कॉन्सेप्ट ये होता है सर कि मीटिंग दी डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, डेब्ट्स मतलब लोन, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर रिलायंस कम्युनिकेशंस का लोन देख रहे थे ना बैलेंस शीट में, इसका डेब्ट बहुत हाई है ना। कहाँ मिलेगा डेब्ट सर, डेब्ट देखने के लिए लाइबिलिटी में जाना पड़ता है। दो तरह का लाइबिलिटी होता है सर, एक करेंट लाइबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो इफ यू लुक एट द टोटल लाइबिलिटी, तो दिस इज द टोटल लाइबिलिटी, 1 लाख करोड़ का लाइबिलिटी है इसका, 1 लाख करोड़ का लाइबिलिटी है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, तो क्या अगर ये लिमिटेड बाई शेयर्स है तो क्या होगा, तो शेयर होल्डर के घर पे नहीं जाएगा कोई, दिस इज द पॉइंट सर। शेयर होल्डर जितना बोला था उतना पेमेंट करेगा। So it does implies that for meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon, shareholder को बुलाया जाएगा to contribute
only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholdings. वो जितने का वादा किया था. His separate property, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी रहेगा, cannot be encompassed to meet the company's debt. कंपनी का लोन चुकाने के लिए उसका पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं दिया जा सकता, बिकॉज लिमिटेड है. सर तो फिर किस केस में ये लिमिटेड अनलिमिटेड हो जाता है? सर अगर वो अनलिमिटेड शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट में बना हुआ तो, कि शेयर होल्डर का लायबिलिटी कंपनी का लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी शेयर होल्डर का लायबिलिटी, तब वो अनलिमिटेड हो जाएगा. मतलब अगर नहीं रिपे हो पाया तो शेयर होल्डर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी हाथ आ जाएगा. ठीक है, तो ये हुआ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. एनी डाउट सर? कोई क्वेश्चन? बोलो सर. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कभी भूलना नहीं है. समझ में आया? बोलो सर, सभी को पूछ रहा हूँ, समझ में आया? हाँ सर. सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या हो जाएगा फिर? गारंटी कौन लेता है? सर गारंटी और कुछ नहीं, जब कंपनी का डेब्ट आता है ना मार्केट में, लोन, डेब्ट मतलब लोन, मानो कंपनी का मार्केट में लोन बहुत बढ़ गया, ऐसे सिचुएशंस में अगर मेंबर, सब मेंबर नहीं, जो मेंबर कंपनी का मार्केट ऑब्लिगेशंस को रिपे करने का गारंटी लेता है, दे आर ऑब्वियसली स्पेशल शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो जो कंपनी के मार्केट ऑब्लिगेशंस पे या मार्केट डेब्ट पे स्पेशल गारंटी लेता है कि अगर मार्केट में कभी इतना लोन आ जाए तो वो अपने घर पॉकेट से स्पेशल अमाउंट पेमेंट करेगा. ठीक है, तो ये लिमिटेड बाय गारंटी हो जाएगा. सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. और ये कब करेगा? ये नॉर्मल टाइम पे नहीं करेगा, जब बिजनेस बंद हो जाएगा उस टाइम पे करेगा. wound up मतलब जब बिजनेस बंद हो जाता है, वाइंडिंग अप सिचुएशंस. जैसे टाटा पावर के यहाँ पर हम लोग वाइंडिंग अप का एक पॉइंट देख रहे थे, ये देखो, पावर ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल सेल्स, रजिस्टर बुक्स, डिविडेंड्स, ऑडिट. ये देखो सर, बिजनेस जब स्टार्ट होता है बहुत अच्छा बात है, बट कभी जरूरत पड़े तो बिजनेस बंद भी हो सकता है ना. तो जब बिजनेस बंद होगा तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. हाँ सर, मेंबर के बीच में, लोन होल्डर के बीच में, distribution of in specie or kind, right of members in case of sale. मेंबर मतलब शेयर होल्डर का क्या राइट रहेगा, कौन गारंटी लिया है, कौन अपने पॉकेट से देगा, ये सब क्वेश्चन आ जाता है जो एमओए में लिखा रहता है. सर ये देखो वाइंडिंग अप. डिटेल्स जानने के लिए अगर आपको और जानने का मन हो गया मेरे को बताओ, मैं आपको एमओए शेयर करता हूँ, आप घर पे देखो बैठे बैठे. ऑब्वियसली जानना चाहिए साहब. तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या हो गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 of the Companies Act 2013 defines it as the company having the liability of its members limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up. Thus, the liability of the member of a guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum. जितना memorandum में बोला हुआ है, मतलब मेंबर कितना गारंटी लिया है, जितना वो मेमोरेंडम में बोल के रखा है. मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम. मतलब जो उसने बोल के रखा ना मेमोरेंडम में, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए गारंटी कंपनी इज लिमिटेड अप टू ए स्टिपुलेटेड सम मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम. मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम. ठीक है सर, जितना वो मेमोरेंडम में गारंटी लेके रखा था, वाइंडिंग अप के टाइम पे मैं कंट्रीब्यूट इतना करूंगा, उतने के लिए ही उसे बुलाया जाएगा, नॉट मोर देन दैट. The common features between guarantee company and the company having share capital are legal personality and limited liability. In latter case, the member's liability is limited by the amount remaining unpaid on the shares which each member holds. Both of them have to state in their memorandum that the member's liability is limited. जो गारंटी कंपनी होता है ना, वो अपने मेमोरेंडम में बता देता है कि मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है. ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इस तरह का केस हुआ है. However, the point of distinction between these two types of companies is that
द फॉर्मर केस ऑफ मेंबर्स में बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्कस देयर लायबिलिटी ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। मतलब एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और गारंटी कंपनी में दोनों ही लिमिटेड लायबिलिटी है, बट गारंटी कंपनी के केस में क्या होता है कि वो गारंटी वाइंडिंग अप के टाइम पे स्टार्ट होता है, कि जब बिजनेस बंद के कगार में आ जाता है, जब बेसिकली कगार पे नहीं आ ही गया, मतलब अभी बिजनेस को बंद करना है। ऐसा हुआ है सर, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन धीरे धीरे बंद होने वाला है, ठीक है, ऐसा मार्केट में बड़ा बड़ा कंपनी बंद हुआ है, जैसे बिग बाजार बंद होने को है, ठीक है, फ्यूचर ग्रुप सर, एम्बेसडर बंद हुआ है, हाँ, इतना दिन चलने वाला कंपनी भारत का एम्बेसडर कार, ये जो कार का कंपनी था इसका क्या नाम था, हिंदुस्तान मोटर्स, हाँ सर, इसका नाम था हिंदुस्तान मोटर्स, ये रिसेंटली बंद करके एक फ्रेंच कंपनी को मोस्ट प्रोबेबली सेल कर दिया, फ्रेंच या जर्मन कंपनी को सेल कर दिया, बिरला ग्रुप का कंपनी था, ठीक है, एक मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंच या जर्मन कंपनी को सेल कर दिया। 2016 में इसका टोटल वाइंडिंग अप कंप्लीट हुआ, 2016 में। ये देखो किसको बेचा रे बाबा, मैं नाम भूल जाता हूँ, ये फॉरेन नेम ना मेरा दिमाग से आउट हो जाता है। इसको बेचा, कहाँ का है सर, 80 करोड़ में अपना, सिर्फ 80 करोड़ में अपना ट्रेडमार्क बेचा सर, 80 करोड़ में ट्रेडमार्क बेचा, ठीक है। बाकी ये मोटा मोटी सुन रहा हूँ सर, फिर से आएगा सर, पता है आप लोगों को हिंदुस्तान একটা मोटर কোম্পানি স্যার কোন একটা কোম্পানি কিনেছেন, একটা কোন দেশে একটা কোম্পানি নিয়ে নিয়েছেন, यही तो ही कंपनी, অ্যাম্বাসাডর নিয়েই তো আসছে আবার নিউ ভার্সন। हाँ यही लेके आ रहा है सर, ये बहुत बड़ा ওরা कंपनी তো है। বলছেন নাকি স্যার এই হিন্দ মোটরই কাজ হবে অ্যাম্বাসাডরের, আবার শুনেছিলাম। यस यस, उसी प्लांट में ही काम होगा, वो प्लांट मतलब बेसिकली पहले वो बिरला चलाता था, अभी ये लोग चला रहे हैं, ये पीकॉट बोल के जो है सर यही है, ठीक है, ठीक है, ये क्रॉस बॉर्डर मार्जर पे काम करता है, इटली अमेरिका ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनी के साथ काम करता है। ग्लोबल व्हीकल सेल्स, Stellantis was the world's fifth largest automaker behind Toyota, Volkswagen, Hyundai and General Motors। मतलब वर्ल्ड का बड़ा कंपनी में ही एक है सर ये, ठीक है, यही अभी एम्बेसडर को वापस बनाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 साल में न्यू आइटम ऑफ न्यू अवतार देखने को मिलेगा हम लोगों को, एम्बेसडर का न्यू वर्जन, ठीक है, कभी ऐसा भी देखने में होता था एम्बेसडर। अभी किसी के पास अगर ऐसा एम्बेसडर है, इसका मतलब है कि वो करोड़ों में बिकेगा सर, बिकॉज ये एंटीक है, अभी ये एंटीक है, ये भी एक टाइम पे बहुत चला था, ठीक है, ये देखो बेडफोर्ड है, ये भी हिंदुस्तान मोटर का ही था, बेडफोर्ड कार, ठीक है, ये ट्रक भी एक टाइम पे बहुत चलता था सर, बेडफोर्ड, ये अलग है, मित्सुबिशी का है, ठीक है, अब कार के बारे में और जान के कोई फायदा नहीं है, चलो। तो आई होप कि आपको लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी का फर्क समझ गया है, गारंटी सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे आता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। It is clear from the definition of the guarantee company that it does not raise its initial working funds from its members. Therefore, such a company may be useful only where no working funds are needed or where these funds can be held from other sources like endowment, fees, charges, donation, etc. एक केस हुआ था सर, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का केस, ठीक है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू का केस, द सुप्रीम कोर्ट has laid down that the right of a guarantee company to refuse to accept the transfer by a member of his interest in the company is on a different footing that a company limited by shares. The membership of a guarantee company may carry privileges much different from those of ordinary shareholders. मतलब यहाँ पर बात ऐसा बना था कि जो कंपनी का गारंटी मेंबर बनता है ना, वो एक स्पेशल प्रिविलेज लेके चलता है, ठीक है, नो डाउट, बिकॉज कंपनी के बंद के टाइम पे ये लोग कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एसेट्स करने के लिए आता है। तो ये नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू के केस में ये वाला कॉन्सेप्ट रेडी हुआ था सर, जिसमें लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी केस को बेसिकली डील किया गया था, ठीक है। एक और एक केस आता है सर अनलिमिटेड कंपनी का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 2013 कंपनीज एक्ट में अनलिमिटेड कंपनी के बारे में क्या कहा है, देखो सर, अनलिमिटेड कंपनी एज ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट on the liability of its member. In such a company, the liability of a member ceases when ceases to be a member. मतलब
अगर कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, इसका मतलब है कि मेंबर का लायबिलिटी तब तक चलेगा जब तक कंपनी रहेगा और जब तक वो कंपनी का मेंबर रहेगा। या तो कंपनी तो इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, जब तक वो कंपनी का मेंबर रहेगा तब तक वो कंपनी का लायबिलिटी बेयर करने के लिए रेडी रहेगा। The liability of each member extends to the whole amount of the company's debts and liabilities, but you will be entitled to claim contribution from other members in case the company has share capital. The article of association must state the amount of share capital and the amount of each share. Share capital के बारे में बताएगा, each share के बारे में बताएगा। So long as the company is a going concern, जब तक कंपनी चलता रहेगा, the liability on these shares is the only liability which can be enforced by the company. The creditors can institute proceedings for winding up. जो जिनको कंपनी से पैसा मिलने वाला है वो वाइंडिंग अप के लिए भी बुला सकता है अपन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम्स। द ऑफिशियल लिक्विडेटर मतलब जो कंपनी को बंद करने के लिए लिक्विडेशन के प्रोसेस में आता है, नॉर्मली चार्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, सीएस, इनका काम बहुत होता है जब ऑफिशियल लिक्विडेशन में आता है, इसको ऑफिशियल लिक्विडेटर कहा जाता है, ठीक है। may call the member of their contribution towards the liabilities and debts of the company which can be unlimited। सर तो फिर अनलिमिटेड कंपनी क्या हो गया? जब कोई कंपनी अनलिमिटेड कंपनी के हिसाब से रजिस्टर्ड है तो बेसिकली अनलिमिटेड होने का कुछ फायदा भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है। अनलिमिटेड है मतलब अगर इन फ्यूचर में कभी भी कंपनी का मार्केट में लोन इतना ज्यादा हो जाता है तो कंपनी का जो भी मेंबर है वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी कंपनी का लोन रिपे करेगा। इन सिंपल यही मतलब है। बोलो सर, बात समझ में आया? मतलब इट्स लाइक अ पर्सनल बिजनेस। अगर आपका एक पर्सनल बिजनेस है जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका दुकान है, आपका शॉप, अगर आप नहीं चला पाए तो आपको घर बेच के भी दुकान का लोन रिपे करना पड़ेगा। ये सब नो सर, अगर आप एक बिजनेस करने के लिए लोन लेते हो और अगर बिजनेस आपका नहीं चल पाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे बिजनेस नहीं चला, बिजनेस बेचो। हेलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। बिजनेस लोन, ठीक है, मार्केट में मिलता है। जैसे मानो कि बजाज फाइनेंस है, कितना सारा कंपनी आजकल बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ बजाज फाइनेंस क्या बोल, कितना बिजनेस लोन का क्या रेट चल रहा है अभी? एनी आइडिया सर? मार्केट में 10-12% तो होगा सर। इसका देखो, इसका बहुत हाई रेट चल रहा है। इंटरेस्ट रेट 17% पर एनम ऑनवर्ड्स। सर हाँ 14-15 মনে হয় যাচ্ছে স্যার মার্কেটে এখন हाँ 14, বিজনেসে। 15 अगर बैंक है तो, अगर एनबीएफसी है तो थोड़ा हाई जाएगा। 17% হ্যাঁ पर স্যার, एनम, ठीक है। मतलब आंसर अगर ওদের आप मतलब इफ यू टेक लोन 1 लाख रुपीज का लोन लेते हो तो 17,000 आपको पर एनम देना पड़ेगा। और अगर ईएमआई आपका लॉस होता है तो 3,000 का फाइन। ये बजाज फाइनेंस का है। मतलब 1 लाख का आपका अगर मानो लोन है। আমার স্যার हम्म কোম্পানি ধরুন মাইনাসে যাচ্ছে, কোম্পানি লোন পেমেন্ট করতে পারছে না পার মান্থ, हम्म তো 3,000 हम्म টাকা করে চাপতে রাখছে তার উপর পেনাল্টি পার মান্থে। हाँ আর খাড়ার উপর খাড়া আরেক। ऑब्वियसली, अगर तुम्हारा ईएमआई बाउंस होता है तो 3,000 का आपका पेनल्टी चार्ज करेगा बजाज फाइनेंस। ये एनबीएफसी है, बैंक नहीं है, इसलिए थोड़ा चार्जेस ज़्यादा है। बैंक के केस में चार्जेस थोड़ा सा कम रहेगा ना। आपका मन में सवाल हो सकता है सर तो फिर बैंक में ही जाएगा ना लोन लेने, एनबीएफसी में क्यों जाएगा? सर पॉइंट क्या है ना, बैंक सबको लोन नहीं देता है। बैंक স্যার ব্যাংক অনেক কিছু দেখে দেয়, আচ্ছা हाँ যত দরকার হয় তত তো পেয়ে যায় না ব্যাংক हाँ থেকে। बैंक कम देता है, जितना जरूरी है उतना नहीं देता है। और बैंक का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। बैंक सिर्फ जब तक बैंक सिक्योर नहीं देखेगा ना, बैंक का कुछ अपना फॉर्मूला है, कुछ पर्पस है। जब तक बैंक मार्केट में सिक्योरिटी नहीं देखता है कि नहीं इसका बिजनेस बहुत सिक्योर है, अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, तब तक बैंक सभी बिजनेस को लोन प्रोवाइड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि সিএমএ রিপোর্ট দেখে না এরকম কিছু একটা বল। हाँ, सिविल स्कोर, सिविल रिपोर्ट चेक करता है। হ্যাঁ হ্যাঁ सिबिल स्कोर चेक करेगा, आपका बिजनेस चेक करेगा, आपका इनकम टैक्स फाइल चेक करेगा, ठीक है, आपका बिजनेस टर्नओवर देखेगा, तब जाके आपका बिजनेस लोन आता है, ठीक है। तो इट्स वेरी ट्रिकी। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस लोन का जरूरत पड़ गया और आप चले गए, ठीक है। स्पेशली अगर आपको 10-20 लाख का लोन चाहिए, इट्स रियली कम से कम 10-20 लाख का बात कर रहा हूँ, 1-2 करोड़ का बात तो छोड़ ही दो।
जैसे दो रिसेंटली जैसे अदानी ने लोन के लिए अप्लाई किया, आपको पता है? अदानी लोन एसबीआई पे अप्लाई किया 14,000 करोड़ का लोन के लिए। 14,000 करोड़ के लोन के लिए अदानी ग्रुप ने अप्लाई किया। सर इनका बड़ा আদানি बिजनेस है। স্যার ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইনভেস্ট করছে। यस, अदानी वेस्ट बंगाल में दीघा में एक पोर्ट बनाएगा सर। এই 700 কোটি টাকা ইনভেস্ট করছে স্যার यस শুনলাম। सर, 700 करोड़ समथिंग एक पोर्ट बनाना चाहता है। इसको 14,000 करोड़ का लोन चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब देखो एसबीआई देगा कि नहीं देगा वो तो बाद में पता चलेगा। इट्स अ बिग डील। 14,000 करोड़ স্যার इज नॉट যদি স্যার যদি ধরুন স্যার কোনো কোম্পানি মানে ফার্স্ট মানে মানে তৈরি হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে স্যার যদি কোনো লোন দিতে যায় ব্যাংকে তখন কি ব্যাংক থেকে লোন ইমপ্রুভ মানে অ্যাপ্রুভ হয় এই ক্ষেত্রে? यस 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 जरूर होगा, बट उसके उसके लिए बैंक का कुछ एंटरप्रेन्योरशिप प्लानिंग चलता है कि न्यू बिजनेस है, बिजनेस का आइडिया देखेगा, वैल्यूएशन देखेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखेगा, ये सब फाइनेंशियल बिजनेस मैनेजमेंट ग्रोथ में। हाँ नहीं, ग्रोथ মানে ग्रोथ স্যার बाद, हाँ ऑब्वियसली फ्यूचर ग्रोथ, यस बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ देखेगा। जैसे रिसेंटली उस दिन मैं मेरा हर मंगलवार को फाइनेंस का क्लास चलता है ना, तो फाइनेंस के क्लास में उस दिन मैं बता रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोल के एक टॉपिक होता है फाइनेंस में, ठीक है? ये देखो वर्किंग মানে স্যার আমি कैपिटल लोन। বলছিলাম যে ধরুন তার কাছে তখন কোম্পানির যখন অ্যাসেটও তৈরি হয়নি সেই ক্ষেত্রে মানে আপনি শুধু यस স্যার यस প্ল্যানিং করে বিজনেস করবে। यस 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 सर, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कि एक न्यू बिजनेस है, आपको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, तो ऐसा केसेस में बैंक लोन बहुत बहुत मुश्किल होता है। इट्स रियली टफ। लेकिन अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर आइडिया अच्छा है, बिजनेस का कॉन्सेप्ट अच्छा है, मार्केट में चलने वाला है, तो बैंक आपको स्टार्टिंग में दे सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है सर, ठीक है? ये एक्चुअली इस तरह का मार्केट को तो सर बंधन ने लिया। छोटा छोटा बिजनेस को बंधन ने, ये बंधन का बिजनेस इसी तरह से चलता है। बंधन बैंक बाद में बना, पहले बंधन एक माइक्रो फाइनेंस बना था सर। माइक्रो फाइनेंस मतलब इसका काम क्या है? ये सब एक्चुअली ये फाउंडेशन लेवल में एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के अंदर मुझे बताना पड़ता है, बीसीके में, सीएस में, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बताना पड़ता है। बंधन माइक्रो फाइनेंस, ये बंधन माइक्रो फाइनेंस ये बेसिकली क्या करता है? ये छोटा छोटा लोन देता है, 10,000, 50,000, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख। बट हाँ, आपको सॉलिड बिजनेस भी शो करना पड़ेगा, और ग्रुप में लोन देता है, ठीक है? ऐसा और भी है, ये मैं बंधन के बारे में बस एक आइडिया दिया आपको। दिस काइंड ऑफ देयर आर लॉट मोर कंपनीज आर देयर, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कहा जाता है सर, जो इनिशियल स्टेज में छोटा छोटा बिजनेस को भी लोन देता है। স্যার তার কাছে একটু টাইম লাগে না? हम्म। মানে স্যার একটা ধরুন এই যে যারা ধরুন ফার্স্টে বিজনেসের জন্য লোন দিল ইনকর্পোরেশনের সময় তখন এবার ধরুন তারপরে তো তার ইন্টারেস্ট চালু হবে মানে ইএমআই যেটা হয় মান্থলি সেটা তো চালু হবেই। তা সেই यस यस ক্ষেত্রে স্যার তার যদি বিজনেসটা না চালু হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্যার কি করে সে পেমেন্ট করবে? सर मैं आपको बोला ना, ये बैंक का कुछ अपना अपना होता है, तुम थोड़ा ঠিক আছে रिसर्च টাইম करो, सर्वे রেগুলেশন करो। থাকে? यस टाइम देगा, जरूर टाइम देगा, ठीक है? जैसे एजुकेशन लोन देता है ना बैंक, एजुकेशन लोन में 3 साल का पढ़ाई, 4 साल का पढ़ाई, फिर एजुकेशन कंप्लीट जब तक नहीं होगा এক आपको বছর স্যার जॉब, ইয়ে থাকে। हाँ, 1 बছर का 1 ईयर का एक फ्री टाइम रहता है ग्रेजुएशन के बाद या कोर्स कंप्लीट के बाद, उसके बाद आपको लोन रीपे करना ही पड़ेगा, है ना? হ্যাঁ স্যার ওই স্যার 1 বছরের মধ্যে বললো দিয়ে দিলে স্যার ইন্টারেস্টটা লাগে না। यस सर। ठीक है, तो ठीक है सर, ये सब चीज़ें बाद में बात करेंगे, बट हम लोग अभी अनलिमिटेड कंपनी के बारे में जान चुके हैं। सर अनलिमिटेड कंपनी का क्या क्या फीचर्स हो गया? नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ठीक है? नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। द लाइबिलिटी सीजेस ऑन व्हेन ही सीजेस टू बी ए मेंबर। लाइबिलिटी तब बंद होता है जब आप मेंबरशिप बंद करते हो। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट ओन्ड अप। लाइबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट ओन्ड अप। जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाता तब तक आपका लाइबिलिटी चलेगा। Liability of each member extends to a amount of a company's debt and liability. Member can be called to contribute only in the event of winding up of the company. However, he can claim contribution from other members. ठीक है? वो किस दूसरे मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन मांगेगा, ऐसा नहीं कि जो मेन प्रोमोटर है सिर्फ उसी के ऊपर पूरा बार्डन आएगा। जो कोई भी मेंबर बनेगा सबके ऊपर बार्डन आ सकता है। तो ये हो गया अनलिमिटेड कंपनी का कैरेक्टर। सर एक कंपनी होता है मेंबरशिप के बेसिस में,
1% कंपनी, मतलब आप अकेला ही एक कंपनी बना सकते हो। ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में पहले नहीं था, ये 2013 एक्ट में बनाया गया सर। पुराना जो एक्ट था 1956 में, इस तरह का रूल्स नहीं था। तो सर, तो क्या इन ओल्ड लॉ 1% कोई कंपनी नहीं बनाता था सर? कंपनी नहीं, तब उसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलता था। तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप आज भी चलता है? यस, आज भी चलता है। तो फिर ओपीसी बनाने के पीछे का रीजन क्या है सर? कुछ नहीं, इट्स लाइक যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। মানে मतलब समझ में आया सर? যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे। इससे बड़ी हिंदी में भी इस गाने का एक है सर, अगर तेरी बुलावे कोई ना आए तो चल अकेला रे, है ना? रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा ही फेमस लाइन है सर, ठीक है? एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे मीन्स इफ यू वांट टू बिल्ड ए कंपनी यू नीड ए पार्टनर। लाइक अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनाना है तो कम से कम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 50 मेंबर, 200 मेंबर चाहिए, ठीक है? अगर आपको पब्लिक कंपनी बनाना है तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए। तो अगर आपके पास कोई मेंबर नहीं है तो क्या आप कंपनी का मालिक नहीं बन सकते? यस, यू कैन बिल्ड ए कंपनी। तो 1% कंपनी ये बेसिकली स्वैग हो गया है, मतलब आपको भी एक कंपनी बनाने का शौक है और आप आजकल देखो लोग क्या कहते हैं, लोगों को आजकल ना थोड़ा फैशन अच्छा लगता है। किसी को पूछो भाई कहाँ क्या जॉब करते हो, तो लोग क्या बताते हैं? कंपनी का अगर नाम उतना बड़ा नहीं है ना तो उससे इतना बताते हैं आई मीन एमएनसी। मैंने ऐसे बहुत लोगों से बात किया जो जॉब करते हैं और अपना कंपनी का नाम बताना नहीं चाहता, तो बस एक स्टाइल से यूज करता है आई मीन एमएनसी। तो मैंने स्टार्टिंग में ना समझ नहीं पाता था एमएनसी एमएनसी क्या करता है। तो एकदम बहुत जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था एमएनसी कोई ब्रांड का नाम बोल रहा होगा। फिर बाद में पता चला अरे भाई ये तो शॉर्ट कोड यूज कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी का। तो क्यों, अगर कोई कंपनी में जॉब करता है तो कंपनी का नाम ही बता देता। हाँ हाँ, क्या है ना, लोगों को ना थोड़ा सा ना इनसिक्योर टाइप का फीलिंग्स आता है, जानते हो ना? वो ब्रांड का नाम बताना नहीं चाहता, अगर वो टाटा नहीं है, अगर वो विप्रो नहीं है, इन्फोसिस नहीं है, टीसीएस नहीं है, ठीक है, बिरला नहीं है, तो ब्रांड के नाम बताने में उनको संकोच आता है, ठीक है? तो वो बोलते हैं आई मीन एमएनसी। अरे ठीक है, बोलो ना, जो भी कंपनी में काम करते हो, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन पब्लिक का यही प्रॉब्लम है। अब ये 1% कंपनी भी इसी तरह का है कि कोई ये नहीं बोलेगा मेरा बिजनेस है। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है बट वो अपने बिजनेस को बोलने में शर्माते हैं। आपका अगर ग्रोसरी शॉप है तो आप बोलो ना मेरा ग्रोसरी शॉप है, प्रॉब्लम क्या है? उस दिन एक ग्रोसरी वाले के साथ मैं जाके बात कर रहा था, तो उसका दुकान में अच्छा सेल होता है सर, छोटा सा दुकान है, जगह नहीं होता, इतना सामान होता है। तो मैं उनको पूछा कि दादा तो कुछ चीजें तो वो बोल रहे इतना छोटा दुकान क्या क्या रखे समझ में नहीं आता। तो मैं उसको ऐसे ही थोड़ा सा मजाक से बोला कि दादा दुकान अगर इतना बढ़ रहा है तो थोड़ा सा बड़ा जगह लो, अच्छा लगेगा। तो मेरे को क्या जवाब देते हैं जानते हो? मेरे को बोलता है कि क्या इलिटरेट की तरह बात करते हो। तो मैं बोला अच्छा मैं इलिटरेट की तरह बात किया? तो मेरे को बोलता है व्यवसाय करो तो समझ में आएगा। तो मेरे को सजेस्ट कर रहा है कि बिजनेस करो तो समझ में आएगा कि क्या मुश्किल होता है। तो मैं उसका बात को समझा कि बिजनेस करने से पता चलता है कि मुश्किल क्या है, बट इतना भी डिमोटिवेशन का क्या है सर? हाँ, तो यस आई नो कि प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। मैं भी एक अपना ही एक इंस्टीट्यूशन से कोचिंग चलाता हूँ, तो मुझे भी पता होता है कि बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, बट उसको नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, उसको लगा कि मैं जॉब करता हूँ। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट कि उसको लग रहा है कि जो जॉब करता है उसको नहीं पता बिजनेस का दुख क्या है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि जो बिजनेस करता है उससे भी ना वो फीलिंग्स होना चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस है। और गवर्नमेंट एक्चुअली ये फीलिंग्स लोगों के अंदर लाना चाहता है। आपको बात समझ में आ रहा है सर? गवर्नमेंट का सोच ऐसा है कि आप ये सोचो कि आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस एक कंपनी है, ठीक है? आप एक रजिस्टर्ड कंपनी की तरह बिजनेस बना सकते हो और इवन आप अकेला ही एक ओपीसी बना सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि क्यों गवर्नमेंट ने 1% कंपनी को लाया। बेसिकली ये कॉन्फिडेंस देने के लिए, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस, ठीक है? हमारे देश में आजकल यूथ का क्या है ना, आजकल फिर भी थोड़ा सा स्टार्टअप चक्कर में, कुछ शो के चक्कर में स्टार्टअप कल्चर क्रिएट हुआ है। कल्चर क्रिएट होना एक चीज और रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना एक दूसरा चीज। स्टार्टअप कॉन्सेप्ट अच्छा है सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का भी
स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारा इनिशिएटिव है, बट पॉइंट क्या है ना, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, रियल जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। लोगों को दिखावा करके क्या होगा, किसी का पापा का करोड़ों पैसा है, वो पापा से पैसा लेता है और फिर लोगों को बताते मेरा स्टार्टअप है, मैं जॉब अब नहीं करता। जो मतलब बेसिकली सुपर रिच का प्रॉब्लम है ये। तो सुपर रिच या फिर जो रिच सेगमेंट का बच्चा लोग है ना, उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मेरा तो पापा का है, पापा से 50 लाख लिया, 10 लाख लिया, या फिर चलो पापा से नहीं लिया, पॉकेट मनी से भी वो कर सकता है, क्योंकि उनका पॉकेट मनी 10,000 का है। सो अगर आपका पॉकेट मनी 10,000 का है तो 2-4 लाख मैनेज करना इज पॉसिबल। तो वो क्या बोलता है, नहीं मैं पापा से नहीं लिया। अरे ठीक है भाई, पॉकेट मनी किससे लिया? नाउ पॉइंट इज दैट कि उसको क्या पता कि ग्राउंड लेवल में प्रॉब्लम क्या है। तो जब तक आप ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो ना, तब तक आप कोई भी स्टार्टअप को खड़ा नहीं कर सकते। सिर्फ पैसे से बिजनेस नहीं बनता है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से बनता है। तो जो भी हो, किसी भी एंगल से आपको स्टाइल चाहिए, स्वैग चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए, अपना स्टार्टअप चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है कि लोगों के अंदर बिजनेस कॉन्शियसनेस चाहिए। किसका कॉन्शियसनेस चाहिए? बिजनेस कॉन्शियसनेस। जैसे आजकल लोग एक चीज में बहुत कॉन्शियस है, चाकरी 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 चाहिए, मतलब जॉब जॉब चाहिए, जॉब। भले ही आप क्या बोले सर, टॉयलेट क्लीनिंग का भी जॉब दे दो, सरकारी दे दो बस, वो टॉयलेट क्लीनिंग का जॉब भी सरकारी हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। मतलब पब्लिक का सोच ऐसा हो गया ना। मैं टॉयलेट क्लीनिंग को खराब नहीं मान रहा हूँ सर, मैं भी घर पे टॉयलेट क्लीनिंग करता हूँ, मेरा घर का, ठीक है, बट इट्स नॉट अबाउट कि जॉब कैसा है। मतलब पब्लिक आजकल ऐसा हो गया, मास्टर्स करके बैठा हुआ है, पीएचडी करके बैठा हुआ है, एक सरकारी नौकरी टॉयलेट क्लीनिंग का भी हुआ तो क्या हुआ। मतलब मैं उस तरह का बात कर रहा हूँ सर, जो नॉलेज नहीं है, 7 पास है, 5 फेल है, उनको टॉयलेट क्लीनिंग का नौकरी अच्छा लगता है फिर भी। लेकिन जो ग्रेजुएट है, मास्टर्स किया है, उनको टॉयलेट क्लीनिंग का जॉब, मतलब वो सोच रहा है कि अगर एक सरकारी नौकरी हो जाए जिंदगी सेट हो जाएगा, ऊपर का इनकम नीचे का इनकम। मतलब ये जॉब कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आप देख सकते हो इंडिया में, बट बिजनेस कॉन्शियसनेस नहीं है। अब ये भी एक कारण है ओपीसी बनाने के पीछे। सर इसी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, अब इधर कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है क्या? अब आप लोगों को पता है 1% कंपनी, किसी को पूछो तो ओपीसी। अब देखो ये डिपेंड करेगा एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों को कैसे समझा रहे हो। सर आपको पता है कि अगर दुनिया में लोग बिजनेस करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो दूसरे के अच्छाई पे कमाई करता है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी। सर डॉक्टर वो भी प्रोफेशन है। सर डोंट वरी माइंड ना सर, एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ। डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, ये भी प्रोफेशन है, बट सीए सीएमए ये भी प्रोफेशन है। एज ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी, एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर, सर सभी कोई रीच बनना चाहता है, बड़ा आदमी बनेगा ना। डॉक्टर कैसे रीच बनेगा? अच्छा डॉक्टर बन के तो रीच नहीं हो सकता, तो वो चाहते कि और लोग पेशेंट बने तो मेरा पैसा होगा। लॉयर भी सोचता है अच्छा लॉयर बन के समाज सेवा करके तो फायदा नहीं है, तो झूठा कहानी बना के केस लड़े तो जाके कुछ होगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए जैसे प्रोफेशनल्स लोगों का अच्छाई में पैसा बनाते हैं। मतलब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा, आप ज्यादा टैक्स भरोगे तो मेरे को, मैं थोड़ा सा आपके एक साथ पैसा लूंगा। तो आप बिजनेस बढ़ाओ मैं आपसे पैसा लेता हूँ, आप बिजनेस बनाओ तो मैं आपसे पैसा लेता हूँ, आप बिजनेस बनाओ तो मैं आपसे पैसा लूंगा, आप बिजनेस बढ़ाओ तो मैं आपसे पैसा लूंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोच विचार वाला है सर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर और लॉयर को खराब बोल रहा हूँ, मतलब इट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस कॉन्शियसनेस बढ़ाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सर चार्टर्ड का है, सीएस का है, सीएमए का है। लोगों को बताओ बिजनेस के बारे में, करने के लिए बोलो, क्योंकि लोग जितना बिजनेस करेगा आपका भी प्रोफेशन बढ़ेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज नहीं समझोगे तो कल समझ जाओगे। लोगों को बिजनेस के बारे में बताओ, लोगों को जीएसटी के बारे में बताओ, लोगों को इनकम टैक्स के बारे में बताओ, ठीक है, लोगों को फाइनेंस के बारे में बताओ, लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ। जितना लोगों को बताओगे, जितना स्प्रेड करोगे अपना ही प्रोफेशन पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प आपको ही मिलने वाला है, आज नहीं तो कल। बेसिकली चार्टर्ड पैटर्निटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्कल में, सीएस सर्कल में, सीएमए सर्कल में, बेसिकली जो बिजनेस बिल्ड करते हैं इन सर्कल के लिए अच्छा बनेगा। तो अभी से चालू हो जाओ, कोई सुनना चाहे ना चाहे बताओ बिजनेस के बारे में, भाई ओपीसी बना ले भाई,
प्राइवेट कंपनी खोल ले, बिजनेस कर, बिजनेस जॉब करके क्या करेगा? मतलब आप समझ रहे हो ना, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें आप लोगों का अच्छा ही चाह रहे हो, लोगों के अच्छाई में आपका भला है। लोगों को बिजनेस करने के लिए बोलो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बोलो, ठीक है, और लोगों को ये भी बताओ ओपीसी बनाने के लिए, ठीक है। ये देखो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो एक कंपनी का नाम बताता हूँ आपको, जो इसी तरह का कॉन्शियसनेस क्रिएट करके मार्केट में क्या बढ़िया बिजनेस कर रहा है। आप लोग शायद नाम सुने होंगे, क्लियर टैक्स बोल के एक कंपनी है, ठीक है। ये क्या करता है? क्लियर टैक्स बेसिकली ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ग्रुप ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को लेके बनाया। ये क्या करता है? सिर्फ लोगों को जीएसटी सॉफ्टवेयर बेचता है, लोगों का कंपनी बिल्डअप करके देता है। देखो क्या क्या करता है, देखो जीएसटी सॉफ्टवेयर बेचना, टीडीएस का काम करना, इनवॉइस का काम करना, आईटीआर फाइलिंग का काम करना, कंपनी बनाने का काम करना, म्यूचुअल फंड बेचना, टैक्स कंसल्टिंग सर्विस देना, क्रिप्टो करेंसी लोगों को खरीदा के उसको टैक्सेशन करना, मतलब उसका टैक्स को हिसाब करना, ठीक है, और कंपनी बनाना, ठीक है। कंपनी बनाना है, अब इनके थ्रू से कंपनी भी बना सकते हो। इवन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पर जॉब भी अवेलेबल होता है, जॉब भी करते हैं लोग आजकल जाके। सर पॉइंट क्या है? सर पॉइंट इज वेरी सिंपल ना, देखो आप यहाँ इन पे करियर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर जॉब का भी दिखेगा, इनको क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो आप लोग भी इनके साथ ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, बहुत ही बड़ा कंपनी बन गया क्लियर टैक्स धीरे धीरे, अच्छा फंडिंग भी जुगाड़ किया। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, आप दूसरे का सोचोगे, मतलब बिजनेस का सोचोगे तो ही जाके आप ऐसा बन पाओगे। तो ये लोग भी इसी तरह से सोचा, बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहा है और लोगों का बिजनेस बना भी रहा है। तो ऐसा नॉट जस्ट क्लियर टैक्स, और भी है, जोहो बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी करता है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है, ठीक है। तो जस्ट इंस्पायर फ्रॉम दीज कंपनीज, ठीक है, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज कंपनीज। सर 1% कंपनी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं ना, बस इसका कारण बताने नहीं इतना समय दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू क्लासेस ऑफ कंपनीज। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013 defines OPC as a company which has only one person as a member. 1% company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatizations of business. OPC differs from sole proprietor concern. मैं आपको ऑलरेडी बता दिया that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member. मतलब देखो सर, कंपनी का लाइबिलिटी कंपनी का, एक सोल प्रोप्राइटर प्रॉब्लम में आ सकता है लोन लेके, बट एक ओपीसी पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ओपीसी भी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट में चलेगा। अगर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो बोलेगा भाई बिजनेस का प्रॉब्लम बिजनेस देखेगा, मैं पर्सनली लाइबल नहीं हूँ, लेकिन सोल प्रोप्राइटर ये नहीं कर सकता। Because in sole proprietorship, the liability of the owner is not restricted and it extends to the owner's entire asset, contributing to official and personal. सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया। हेलो सर, आप लोगों को समझ में आया? इतना कहानी बताने के पीछे का कारण भी समझ में आया होगा कि सर इतना स्टोरी क्यों सुनाते रहते हो सारा दिन? सर बोलो, सर बोलो। ए राजन्ना, विदिशा, श्रद्धा, नयनी, सैनॉन, प्लीज टेल मी सर, आप सबको समझ में आ रहा है? नील, नवोनील, बोलो सर। ज्योति, Yes, sir. yes, sir. हाँ सर। Okay, sir. The procedural requirement of an APC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. According to Section 3, Subsection 1, Clause C of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company. तो OPC और कुछ नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड हैज लीस्ट वन मेंबर। मतलब जो भी प्रेस्क्रिप्शन में वो करेगा, मतलब कोई जैसे लिमिट नहीं लगाया गया, कुछ भी अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो और उसका एक ही मेंबर होता है, एटलीस्ट वन मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है। सो ओपीसी और कुछ नहीं, एक प्राइवेट कंपनी है और जिसका एक ही मेंबर होता है और मिनिमम का पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी हो सकता है जो भी प्रेस्क्राइब करेगा आप, ठीक है। तो क्या कैरेक्टर हो गया, याद रखिएगा, only one person as member, minimum paid up share capital, no limit prescribed from the government side. The memorandum of OPC shall indicate the name of the other person who shall in the event of subscriber death. सर अगर एक पर्सन मेंबर है कंपनी का, अगर उसका डेथ हो जाए तो कंपनी का क्या होगा? तो अगर एक मेंबर को नॉमिनी करना है आपको कि एक का डेथ हो जाए तो वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट को चुकता करेगा, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ
और इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। तो कोई नॉमिनी चाहिए, और नॉमिनी जो एक बार बने ऐसा नहीं कि उसी को रहना है, कंपनी चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता है, बीच में चेंज भी हो सकता है। द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटन कॉन्सेंट। जिसका भी नॉमिनेशन फाइल होगा उसका रिटन कॉन्सेंट आना चाहिए इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Such other person may be given the right to withdraw his consent. वो चाहे तो अपना नाम withdraw भी कर सकता है। The member of OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. Register मतलब ROC. Any such change in the name of person shall not be deemed to be the alteration of memorandum. अगर नाम में कुछ परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है, इज नॉट टू बी। ये बेसिकली ओपीसी के केस में ये सब कैरेक्टरिस्टिक। हाँ बोलो सर। বলছি স্যার এখানে এই যে 1% বলছে যে একটাই মেম্বার হতে পারবে, ঠিক আছে স্যার। ডিরেক্টরকে তো মেম্বার হিসেবে ধরা হয় না, যে কোম্পানিটা তৈরি করছে। क्यों नहीं, वो यहाँ पर इन दिस केस जो डायरेक्टर है वही मेंबर है। ওই মেম্বার তো এবার স্যার ধরুন শেয়ার হোল্ডার তো মেম্বার হিসেবে ধরা হয়, যারা ধরুন বড় বড় শেয়ার হোল্ডার যারা ইনভেস্ট করছে তাদেরকে তো মেম্বার হিসেবেই। इस केस में अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट भी करेगा तो वो शेयर होल्डर उसको शेयर नहीं मिलेगा। ও শেয়ার হবে না সেই ক্ষেত্রে। यस, मतलब शेयर हो सकता है बट उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगा कंपनी का। মেম্বারশিপ পাবে না, কিন্তু এই শুধু প্রফিট লস এই ব্যাপারটা শুধু থাকবে यस তার यस সাথে। यस, ओनली प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो सकता है। ঠিক আছে স্যার। Only a natural person who is an Indian citizen with a resident in India or otherwise and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediate preceding financial year. Point to be noted sir, अगर कोई नेचुरल पर्सन है जो इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया है और अदरवाइज एंड स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 21-22 का बात है तो 19-20 में कम से कम 120 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी जाके वो ओपीसी कर सकता है। शैल बी ए नॉमिनी फॉर ए सोल मेंबर ऑफ एन ओपीसी। ठीक है, वो एक ओपीसी बनाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया और इंडिया में कम से कम 120 डेज रहने का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रहने का एलिजिबिलिटी रहेगा तो वो ओपीसी बना सकता है। और शैल बी ए नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ एन ओपीसी। अच्छा सर, और क्या? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेटेड मोर देन वन ओपीसी। एक पर्सन 2 ओपीसी नहीं बना सकता और बिकम ए नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी। एक से ज्यादा कंपनी में आप नॉमिनी भी नहीं हो सकते। सर क्या माइनर नॉमिनी हो सकता है? नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ ए नॉमिनी। कोई माइनर मतलब बिलो 18 का कोई भी बच्चा ओपीसी का नॉमिनी नहीं हो सकता और कैन होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ना ही वो मेंबर बन सकता है और ना ही शेयर होल्ड भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कोई शेयर भी होल्ड नहीं कर सकता। Such company cannot be incorporated or converted into a company under Section 8 of the Act. Section 8 बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को बताते हैं सर। चैरिटेबल कंपनी या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। दो ओपीसी प्राइवेट कंपनी में, फुल्ली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन केसेस। डिपेंडिंग ऑन दिस सर्टेन केसेस ये प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, बट कोई चैरिटेबल एनपीओ या एनजीओ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सर कभी भी कोई ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। एनबीएफसी कभी भी नहीं बन सकता। मतलब आपके पास 50 करोड़ है और आप सोच रहे हो कि मैं लोन प्रोवाइडर का काम करूंगा, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, ओपीसी बना के नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बजाज फाइनेंस दिखाया ना अभी, मतलब कम से कम प्राइवेटली जाना पड़ेगा आपको, प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा, तब जाके आप एनबीएफसी का लाइसेंस ले सकते हो, वो भी आरबीआई परमिशन दिया तो, ठीक है। ऐसा नहीं, भारत में कोई भी बैंकिंग काम इतना इजीली नहीं कर सकता। प्रॉपर बैंक या फिर एनबीएफसी, जैसे कि बजाज फाइनेंस, जैसे कि चोलामंडलम फाइनेंस, बहुत सारे हैं, टाटा कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल, बहुत सारे फाइनेंस कंपनीज हैं सर, मतलब अनगिनत, बहुत सारे हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप लोन प्रोवाइडिंग की काम करके इंटरेस्ट का काम करना चाहते हो तो ओपीसी से नहीं होगा। इफ वन पर्सन कंपनी और एनी ऑफिसर ऑफ सच कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस, अगर कोई ओपीसी का मेंबर कोई भी रूल तोड़ता है एज पर कंपनी लॉ, दे शैल बी पनिशेबल विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, 10,000 का फाइन होगा, एंड विच फर्दर फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज फॉर एवरी डे। जितना दिन गलती आप चेंज नहीं करोगे
पर डे का 1000 रुपीज का फाइन आप पे पड़ सकता है आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग व्हिच सच कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यूज। जितना दिन आपका गलती बना रहेगा कंटिन्यू होगा उतना दिन, पर डे का 1000। तो सर समरी क्या निकला ओपीसी का? ओपीसी मतलब वन मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी इन नेचर, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस। समझ गए सर जो पॉइंट में मैं आपको स्टोरी सुना रहा था बैठे बैठे? ओपीसी बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना एंड बिजनेस को कॉर्पोरेटाइज करना। प्रोसीड्यूरल रिक्वायरमेंट आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जाम्पशंस, लीगली सेपरेट एंटिटी एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ये मेन पॉइंट हो गया सर, याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ तक क्लियर होगा? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। बाद में एक बार रिवाइज घर पे जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं तो देखो सर लगातार बहुत सारा पॉइंट में बात करता हूँ, साथ साथ में कहानी भी सुनाता हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट अगर आप दिल लगा के दिमाग लगा के सुनते हो तो भूलने का चांसेस नहीं है। बट फिर भी सेल्फ स्टडी करके एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी के बारे में बताते हैं। सर सेक्शन याद रखे 100%, डोंट फॉरगेट अबाउट सेक्शन। Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed and reached by its articles. Restrict the rights to its transfer its shares. Private company अपना शेयर को कभी भी इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, लाइक पब्लिक स्टॉक मार्केट पब्लिक कंपनी। स्टॉक मार्केट में जैसे इजी सेल बाई चलता है, प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना शेयर इजी सेल बाई नहीं कर सकता। एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200। 1% कंपनी भी प्राइवेट है, बट 1% कंपनी कभी भी अपना मेंबर को 200 तक एक्सटेंड नहीं कर सकता। But except OPC, any company, any private company can extend its member to 200 members. So एक प्राइवेट कंपनी का मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200 तक जा सकता है। बट यस अगर ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है तो ओपीसी का मेंबर एक्सेप्शनल से 1% हो सकता है। तो प्राइवेट कंपनी का सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख लो। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनाना है तो कोई प्राइवेट मतलब मिनिमम कैपिटल नहीं चाहिए, आप अपना कंपनी बना सकते हो प्राइवेट। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2, except if private company is an OPC it will be 1, maximum number 200 excluding present employee। अच्छा इसमें कौन नहीं आएगा? प्रेजेंट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय कम मेंबर एंड एर्सवाइल एम्प्लॉय कम मेंबर, ठीक है। सो जो मेंबर है उनको छोड़ के 200 होना चाहिए। राइट टू ट्रांसफर शेयर रेस्ट्रिक्टेड। कंपनी कभी भी अपने 200 शेयर होल्डर के बीच में शेयर ट्रांसफर कर सकता है, बट उसके बाहर ट्रांसफर नहीं हो सकता। मानो कि 200 में से नील किसी कंपनी का शेयर होल्ड करता है। अब नील बोल रहे हैं कि मैं ये शेयर छोड़ना चाहता हूँ कि बदले में सर आप मेरा शेयर ले लो, तो नील का शेयर सर को दे रहा है, तो मैं ले सकता हूँ इफ मुझे अगर पसंद आया तो कंपनी। लेकिन इट्स नॉट एन ईजी, ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर इजीली शेयर मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी जो होता है ना सर, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होते हैं, जैसे ये रिलायंस का शेयर या एयरटेल का शेयर, ठीक है, ये लोग जिस तरह से शेयर को बाई सेल करता रहता है, तभी देखो मार्केट में कितना ज्यादा बाई सेल चलता रहता है, तभी ये सब अप एंड डाउन हुआ है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनी के केस में पॉसिबल नहीं है। सर कोई कंपनी अगर स्मॉल कंपनी है तो उसे प्राइवेट कंपनी होकर रहना पड़ेगा। स्मॉल कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी। ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी। 1% कंपनी सिर्फ प्राइवेट ही हो सकता है। 1% कंपनी कभी भी पब्लिक हो सकता है स्पेशल सिचुएशंस में, बट नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ये प्राइवेट ही रहेगा। स्मॉल कंपनी, अच्छा नेक्स्ट क्लास में ये साइज के ऊपर बात करेंगे सर, ठीक है, स्मॉल किसको बोलेंगे, ठीक है, स्मॉल के ऊपर क्या हो सकता है, पब्लिक कंपनी क्या है, ठीक है। फिर होल्डिंग के बारे में, होल्डिंग सब्सिडियरी में क्या फर्क आता है, ठीक है। फिर आपका एसोसिएट कंपनी क्या होता है, निधि क्या होता है, लिस्टेड अनलिस्टेड क्या होता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेशन का क्या है, सरकारी कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है, ठीक है, चैरिटेबल कंपनी कैसे बनाया जाता है, और कोई भी कंपनी कैसे बना सकते हो, इनको एक कंपनी बनाने के पीछे क्या रूल्स रेगुलेशन होता है, ये भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंपनी कैसे बनाना है, चैरिटेबल कंपनी कैसे बनाना है, सेक्शन 8 कंपनी कैसे बनाना है, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का क्या तौर तरीका है, ये डिस्कशन रहेगा। आई होप कि आप लोग पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा है। सर
आई होप समझ में आ रहा है। turn on. ओके Yes, सर, ओके सर, ठीक है, आज इतना ही है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो मुझे एक बार रेफर करो व्हाट्सएप में, मैं नोट शेयर कर देता हूँ। और ठीक है, घर पे रिवाइज करो सर। কোম্পানি সে 2013 এর নোটস আছে তো যেটা স্যার আমি इंट्रो, এসিকে দিয়েছি इंट्रो नोट, ঠিক আছে আছে স্যার আছে স্যার जिसके पास नहीं है मैं उनको बोला।